13 हर सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। कहानी अब और गहरी हो रही है। पार्ट 3 शुरू होता है। जिंदल विला। मिस्टर जिंदल को अक्सर आदत थी कि वह हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते थे या तो सुबह टीवी पर न्यूज़ चैनल लगाकर देखते थे। आज भी वह न्यूज़ चैनल देख रहे थे, लेकिन उन्हें जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें न्यूज़ में आज ये सब देखने को मिलेगा। मिस्टर जिंदल गुस्से में रिमोट को फेंकते हुए अपनी कड़क आवाज में बोले, इस लड़के को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है? मना किया था रात को यहीं पर रुक जाए, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। यह मेरे खिलाफ जाकर रात को यहाँ से चला गया और अब इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, और इसे रोमांस करने का इतना ही भूत सवार था तो यहाँ क्यों नहीं रुक गया? यूं इस बार आवरों की तरफ सड़क पर ये सब करके परिवार की इज्जत को उछालकर उसे क्या मिला? उनके गुस्से को देखकर मिसेज जिंदल उन्हें समझाते हुए बोली, आप हर बार मेरे बेटे को क्यों डांटते रहते हैं? वो अभी कितना छोटा सा है, ऊपर से आपने इतनी कम उम्र में उसकी शादी कर दी। वो इतनी सारी जिम्मेदारी संभल रहा है, उसके बावजूद आप हर बार मेरे बेटे पर गुस्सा करते हैं, उसे मारते हैं। आखिर वो भी इंसान है, आप उसके दर्द को क्यों नहीं समझते? मिस्टर जिंदल गुस्से में उन्हें देखते हुए अपनी कड़क आवाज में बोले, तुम्हारे इसी लाड प्यार ने ही बिगड़ा है तंज को। और दूसरी बात, ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो, अगर तंज को शादी नहीं करनी होती तो कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता था। भले ही हमने उसे थोड़ा सा फोर्स किया था, पर फिर वो खुद ही शादी के लिए मान गया था। ये सुनकर मिसेज जिंदल मुंह बनाते हुए बोली, थोड़ा सा फोर्स किया? मुझे अच्छे से पता है, उस दिन आप मेरे बेटे के साथ पूरे 2 घंटे तक स्टडी रूम में थे। पता नहीं आपने उसे शादी के लिए कैसे कन्विंस किया था। बेचारा मेरा बेटा कितना भोला है। ये सुन मिस्टर जिंदल अपनी पत्नी को ऐसे देखते हैं जैसे वह बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो, क्योंकि तंज कितना बड़ा शैतान और क्रूएल है, ये बस सब जानते थे, शिवाय मिसेज जिंदल को छोड़कर। वो इतनी भोली थी कि उन्हें अपने बेटे की क्रूएलिटी दिखती ही नहीं थी। मिसेज जिंदल परेशान होकर मिस्टर जिंदल से बोली, जाइए ना, मेरे बेटे को जेल से निकालिए, पता नहीं किस हालत में होगा। कल तो वह पानी में भी गिर गया था, कहीं उसकी तबीयत। मिस्टर जिंदल बीच में ही उन्हें रोकते हुए अपनी जगह से खड़े हो गए और गुस्से में बोले, अपने बेटे से फ़ोन करके बोल दो मुझे स्टडी रूम में आकर मिले। इतना कहते ही वो जाने लगे। मिसेज जिंदल तो बहुत ही ज्यादा शॉक थी, उनकी आंखों में हल्के आंसू आ गए। वो मिस्टर जिंदल को देखते हुए पीछे से ही चिल्लाकर बोली, आप कितने पत्थर दिल है, आपके जैसा बाप भगवान किसी को भी ना दे। मेरे बेटे की हालत ठीक नहीं है और आप उसे स्टडी रूम में बुलाकर अभी भी उसे मारना चाहते हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने आपसे शादी करके। काश मेरे लिए जो पहले रिश्ता आया था उस लड़के से ही शादी कर लेती, तो कम से कम मेरे बच्चे की ऐसी हालत तो नहीं होती। मिसेज जिंदल रोने लगी थी, उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, मगर मिस्टर जिंदल गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कसते हुए स्टडी रूम में चले गए, क्योंकि जब भी मिसेज जिंदल ये बोलती थी कि जो उनके लिए पहला रिश्ता आया था काश वो उससे शादी कर लेती, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था। स्माइली वहीं बैठी सब चुपचाप सुन रही थी, पर उसे तो सिर्फ अमायरा से मिलना था, इसलिए वो जय के आने का वेट कर रही थी ताकि वो अमायरा से मिलने जा सके। किया जी ये सब कुछ ही दूर पर खड़ी होकर देख रही थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी इस तरह मिस्टर जिंदल और मिसेज जिंदल को लड़ते हुए देखकर। वो डेविल स्माइल करके बोली, अब उस लड़की के कारण इन दोनों में भी लड़ाई होने लगी है। वैसे कुछ तो बात है उस लड़की में पर चाहे जो बात हो वो मुझसे कभी नहीं जीत पाएगी। मुझे इसकी प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ का फ़ायदा ऐसे उठाना होगा कि वह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। लेकिन उससे पहले अमायरा जहां रहती थी मुझे वहां जाकर खोजबीन करनी होगी। सभी का कहना है इसके परिवार वालों ने अमायरा को जंगल में छोड़ दिया था, तो उस हिसाब से अमायरा लगभग वही आसपास के ही गांव में रही होगी। ये सोचते हुए किया जी अपने रूम में चली जाती हैं।
ताकि अमायरा जिस गांव में रहती थी वहां जाने की तैयारी कर सके। सुबह के 8 बजे पुलिस स्टेशन। जय पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। ठीक उसी वक्त धीरे धीरे अमायरा को भी होश आ जाता है। अमायरा अपने सर को पकड़ते हुए आसपास देखने लगी। उसका सर बहुत दर्द हो रहा था। वो किसी तरह बेंच से खड़ी होती है, मगर लड़खड़ा कर फिर से बेंच पर गिर जाती है। उसने आसपास देखा तो चौंक गई। अमायरा पुलिस को देखकर एकदम से चिल्लाई, ये मेरा घर इतना छोटा कैसे हो गया? और यहाँ पुलिस क्या कर रही है? तभी एक हवलदार जो वहाँ खड़ा था, वो हंसते हुए बोला, मैडम पुलिस आपके घर नहीं बल्कि आप पुलिस के घर आई हैं। अमायरा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखती है। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र जेल के अंदर बंद तंच पर गई, जो जमीन पर बैठा गुस्से में उसे देख रहा था, मानो अपनी आंखों से ही उसे भस्म कर देगा। तंच की तबीयत ठीक नहीं थी। ऊपर से वह पूरी रात जगा था, जिस कारण उसकी आंखों के नीचे थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स हो गए थे। उसके चेहरे पर मास्क लगा था, इसलिए अमायरा उसके एक्सप्रेशन ठीक से देख नहीं पा रही थी, मगर वह इतना समझ गई थी कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। तभी तंच उसे शैतानों की तरह देख रहा। अमायरा ने याद किया, पिछले जन्म में उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं थी। पिछले जन्म में तो वो इस वक्त आलिया के साथ तंच से डिवोर्स लेने की तैयारी कर रही थी। अमायरा ने पहले खुद को बेवकूफ़ कहा, फिर अमायरा जल्दी से भागते हुए लॉकअप के पास गई। वो अपना हाथ अंदर डालते हुए तंच के हाथ को पकड़कर हैरानी से पूछती है, मिस्टर लाइफलाइन, तुम्हें अंदर किसने बंद कर दिया? और तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? कहीं इन सब ने तुम्हें मारा तो नहीं है? और किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? इतना कहते हुए वो गुस्से से खड़ी हो गई और आसपास देखने लगी। तभी इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन के अंदर आया। अमायरा उसे देखते ही उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर कुछ समझता उससे पहले ही अमायरा उस पर बरस पड़ी। इंस्पेक्टर, क्या मैं जान सकती हूँ आपने मेरे हस्बैंड को जेल के अंदर क्यों बंद किया है? आखिर उसने क्या किया है? 1 मिनट, कहीं उस पिया ने फिर से मेरे हस्बैंड पर जबरदस्ती करने का इल्जाम तो नहीं लगाया? इस बार मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा घटिया इल्ज़ाम मेरे हस्बैंड पर लगाने की? और आप पर भी मैं केस करूंगी। बिना सबूत के मेरे हस्बैंड को जेल में कैसे डाल दिया? मुझे जवाब चाहिए और मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। आप जानते नहीं हैं मेरी पहुंच कितनी ऊपर तक है। वो लगातार इंस्पेक्टर पर चिल्लाई जा रही थी। तभी इंस्पेक्टर उसे शांत करते हुए हैरानी से बोला, मैडम आप ही ने तो इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने आपके साथ जबरदस्ती की है। तभी हमने इन्हें जेल में डाला और उस वक्त तो आपने हमें नहीं बताया था कि यह आपके हस्बैंड है। अमायरा, जो लगातार पुलिस वालों पर चिल्ला रही थी, उसने जैसे ही इंस्पेक्टर की बातों पर ध्यान दिया, अचानक ही वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन थे। अमायरा एकदम से हकलाते हुए पूछती है, क्या कहा आपने? मैंने इल्ज़ाम लगाया, वो भी जबरदस्ती करने का। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? इंस्पेक्टर ने बहुत ही गंभीरता से जवाब दिया, मैडम कल रात को ये लड़का कार में आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त आपने कहा था कि ये आपका हस्बैंड नहीं है, और आपने ये भी कहा था कि इसने आपको पहले भी प्रेग्नेंट किया था और फिर से करने की कोशिश कर रहा है। अमायरा के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका माइंड ब्लैंक हो गया था। वो सोच रही थी कि उसने तंच के लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी थी। अमायरा का सर अभी भी दर्द हो रहा था। उसने कस के अपने सिर को पकड़ते हुए मन में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ नशे वाली चीज़ खा ली हो, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। प्रेग्नेंट वाली बात कहीं, और कहीं मैंने पिछले जन्म की कुछ बातें तो नहीं बोल दी थी। ओह गॉड, यह मैंने क्या कर दिया? एक मिनट, पर इसमें सारी गलती मेरी तो नहीं है। अच्छा खासा कल मैं तैयार हुई थी, मंगलसूत्र पहनकर और सिंदूर लगाकर। ये सोचते ही अमायरा गुस्से में पुलिस वालों को अपना मंगलसूत्र दिखाते हुए बोली, देखिए इसे, मेरी सुहाग की निशानी।
क्या आप लोगों को मेरा मंगलसूत्र नहीं दिखा? अब सच सच बताइए, उस पिया ने ही आप लोगों को भेजा था ना, मेरे मिस्टर लाइफ लाइन को जेल में भेजने के लिए। मैं बोल रही हूँ, अभी के अभी उसे बाहर निकालिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके चिल्लाने से इंस्पेक्टर थोड़े गुस्से में बोले, भले ही वो आपके हस्बैंड है, लेकिन जबरदस्ती करना एक क्राइम है, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर अमायरा का पारा हाई हो गया। वह जबरदस्ती टेबल पर चढ़ गई और उंगली दिखाते हुए बोली, आखिरी बार बोल रही हूँ, आप उसे बाहर निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं? इंस्पेक्टर ने साफ मना कर दिया। तो अमायरा वहां मौजूद जितनी भी फाइल थी, उन सबको उठाकर उस इंस्पेक्टर के ऊपर फेंकने लगती है। इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले मिलकर उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, पर अमायरा बहुत तेज थी। वो कभी टेबल पर चढ़कर सारा सामान तोड़ती, तो कभी वो एकदम से अलमीरा के ऊपर चढ़ जाती। सभी पुलिस वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इंस्पेक्टर ने गुस्से में हवलदार को ऑर्डर दिया, जाकर इसके हस्बैंड को बाहर निकालो और उससे बोलो कि इसे कंट्रोल करें। हवलदार के ऊपर तभी एक फाइल आकर पड़ती है, तो वो खुद को बचाते हुए जल्दी से तंज को बाहर निकालता है। तंज तो पहले ही गुस्से में था, ऊपर से बेचारे की तबीयत खराब थी। वो जल्दी से अमायरा को टेबल पर से उतारते हुए उसे कमर से पकड़ लेता है। अमायरा के पैर इस वक्त हवा में लटक रहे थे, मगर वह अपने हाथ पैर को तंज पर मारते हुए चिल्लाई, छोड़ो मुझे, मैं इन सब को छोड़ूंगी नहीं। इन्होंने तुम्हें जेल के अंदर डाला कैसे? ऊपर से सारा इल्जाम मुझ पर लगा रहे। उसके इतना हंगामा मचाने से तंज गुस्से में उसके गालों को बेरहमी से पकड़ लेता है और शर्द आवाज में कहता है, वाइफी, स्टॉप, अदरवाइज नो वन विल बी वर्स देन मी, एंड सिंस येस्टरडे यू हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ड्रामा। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर अमायरा शांत हो गई। उसने जैसे ही तंज की गहरी आंखों में देखा, डर के मारे वो अपनी नजर झुकाकर अपने चेहरे को उसके गर्दन में छुपा लेती है। अमायरा स्ट्रॉन्ग थी, पर तंज की गहरी काली आंखों में बहुत ताकत थी, जो वो हमेशा अमायरा को डरा देती थी, वरना उसे किसी से डर नहीं लगता था। तंज 23 साल की उम्र में ही 6 फीट का था और अमायरा 5.2 फीट की, इसलिए तंज आराम से उसे अपने एक हाथ से गोद में उठा लेता था। पूरा पुलिस स्टेशन इस वक्त कबाड़ खाना बन चुका था। ठीक उसी वक्त जय, जो काफी देर से खड़ा था, वो अंदर आता है। वो इस वक्त थोड़े गुस्से में था। उसने इंस्पेक्टर को घूरते हुए गुस्से में कहा, हाउ डेयर यू इंस्पेक्टर, आपने मेरे भाई को जेल के अंदर डाला कैसे? क्या आपको अंदाजा भी है हम हैं कौन? इंस्पेक्टर, जो अमायरा के कारण भड़क चुके थे, उन्होंने दांत पीसते हुए जय से पूछा, कौन हो तुम? क्या कहीं के शहजादे हो? जय तिरछा मुस्कुराकर बोला, जिंदल खानदान का नाम तो आपने सुना ही होगा ना, और कल आपने जिसको जेल में डाला था ना, वह जिंदल खानदान का सबसे छोटा बेटा है। ये सुनकर इंस्पेक्टर चौंक जाते हैं और डर के मारे उनके माथे से पसीना निकलने लगा, क्योंकि पहले उन्हें नहीं पता था तंज कौन है, पर सुबह उन्हें पता चला था तंज के बारे में। लेकिन उन्हें लगा इतना अमीर इंसान ऐसे ही सड़क पर अकेले तो नहीं घूमेगा, इसलिए उन्होंने मीडिया वालों की बातों पर विश्वास नहीं किया। इंस्पेक्टर जानते थे तंज जिंदल एक मॉन्स्टर था, जो पल भर में किसी को भी मार देता था। लोग तो उसे यमराज भी कहते थे। इंस्पेक्टर डरते हुए तंज से बोले, आई एम सॉरी मिस्टर जिंदल, मुझसे गलती हो गई, मुझसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इतना कहते ही वह डर के मारे अपने घुटने टेक देते हैं, मगर तंज किसी को भी माफ नहीं करता था। उसने गुस्से में जय को सब कुछ हैंडल करने का इशारा किया और अमायरा को गोद में लेकर ही वहां से जाने लगा। अब तक कई सारे गार्ड्स आकर तंज को घेर लेते हैं, ताकि मीडिया वाले उसकी या अमायरा की शक्ल ना देख पाए। अमायरा को कार में बैठाकर तंज भी कार में बैठ गया। फिर उनकी कार सीधा तंज के प्राइवेट विला की तरफ निकल गई। तंज के गुस्से के कारण पूरे कार का माहौल डरावना था। अमायरा की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तंज एकदम से अमायरा की कलाई को मरोड़ते हुए उसे खुद से सटा लेता है। फिर डोमिनेटिंग वॉइस में बोला,
अंडरस्कोर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव गॉन टू जेल बिकॉज ऑफ यू। आई फील लाइक किलिंग यू। जिंदगी में पहली बार मैं तुम्हारे कारण जेल गया हूँ। मन तो कर रहा तुम्हें जान से मार दूँ। कोष्टक। तंश की गर्म सांसें अमायरा के फेस को छू रही थी, जिससे अमायरा की पकड़ घबराहट से तंश के कॉलर पर कस गई। 14 उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि तंश भी फील कर पा रहा था, लेकिन तंश गुस्से की आग में जल रहा था। उसकी पकड़ अमायरा पर कस रही थी। वो अमायरा को अपनी आग में जला देना चाहता था, पर उसका दिल उसे अपनी तरफ खींच रहा था। तंश अपने सख्त होठों को अमायरा के होठों पर फेरने लगा। काफी देर तक उसने ऐसा किया जैसे खुद के अंदर की आग को शांत कर रहा हो, पर अमायरा अलग ही मूड में थी। वो नर्वस थी तंश की करीबी से, पर अचानक ही उसे हंसी आने लगी। तंश उसकी हंसी को देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है, तो अमायरा को इस सीरियस सिचुएशन में और भी ज्यादा हंसी आने लगी। अगले ही पल अमायरा जोर से हंसने लगी। तंश हैरान था, मगर उसकी कलाई को बेरहमी से मोड़ते हुए तंश डरावने तरीके से बोला, अंडरस्कोर विला पहुंचते ही मुझे पनिशमेंट रूम में मिलो। तुम्हारी सारी हंसी मैं वहीं निकालता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पनिशमेंट शब्द सुनते ही अमायरा डर गई। उसे अपना दर्द याद आने लगा, पर अगले ही पल उसे फिर से हंसी आ गई, तो वो खुद की हंसी को रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख लेती है। पर उसे एहसास हो रहा था कि तंश की गुस्से भरी नज़र उसके ऊपर ही है। विला पहुंचते ही अमायरा भागते हुए रूम में चली गई, और तंश अपने स्टडी रूम में चला गया और वहीं पर शावर लेकर वह तैयार हो गया। उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं थी, मगर उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। उसने ड्रॉवर से एक मेडिसिन निकाली और उसे खा ली। अमायरा फिर से तंश की पनिशमेंट नहीं झेलना चाहती थी। उसे तो याद भी नहीं था उसने कल क्या क्या हंगामा किया था। वह डर के मारे जल्दी से तैयार होती है और बिना तंश को बताए कॉलेज के लिए भाग जाती है। उसने तंश का भी इंतजार नहीं किया। जय हॉल में ही बैठा था। तंश शायद कॉलेज नहीं जाने वाला था, क्योंकि उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था। वह बहुत ही हैंडसम, अट्रैक्टिव और डरावना लग रहा था। उसने इस वक्त अपनी आंखों पर मास्क लगाया था। उसके होठ बेहद खूबसूरत और पिंक थे, जिसे देखकर किसी भी लड़की को इससे जलन होने लगे। तंश जैसे ही आकर सोफे पर बैठा, एक नौकर उसे ब्लैक कॉफ़ी लाकर देता है, तो उसने जैसे ही खांसते हुए ब्लैक कॉफ़ी को अपने होठों से लगाया। उसे इसका टेस्ट थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जुखाम के कारण उसे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक उसी वक्त जय हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है, अमायरा तुमसे बचने के लिए कॉलेज जा चुकी है। तंश ये सुनते ही अपनी पकड़ गुस्से में मग पर कस देता है, मगर वह बोला कुछ नहीं। उसकी आंखें उसका गुस्सा बयां कर रही थी। जय ने देखा वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, तो इस बार वो अपने गले को साफ करते हुए सीरियस आवाज में बोला, हमारे बड़े भाई यहाँ आ चुके हैं। सुना है वो तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं, क्योंकि तुमने आर्मी के कमांडोज का इस्तेमाल किया है। तंश के होठों पर अचानक खतरनाक मुस्कान आ गई। वह अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाकर किसी राजा की तरह बैठ गया। तभी विश्वास विला के अंदर भागते हुए आया। उसने घबराते हुए तंश से कहा, प्रेसिडेंट भाभी जी तो आपकी सपोर्ट कार लेकर कॉलेज गई। वो इतनी तेज ड्राइव कर रही थी कि हमारे गार्ड्स भी उनकी सेफ्टी के लिए उनका पीछा नहीं कर पाए। यही नहीं, मैंने सुना है कि आपके बड़े भाई मेजर जनरल हर्षवर्धन मुंबई पहुंचते ही सीधा भाभी जी के कॉलेज गए हैं। शायद वो भाभी जी से ही मिलने गए हैं। तंश ने जैसे ही यह सुना कि उसका बड़ा भाई अमायरा से मिलने कॉलेज गया है, तो उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाते हैं। तंश गुस्से में अपनी कॉफी के मग को जमीन पर फेंक देता है और डरावनी आवाज में कहता है, इफ यू डू एनीथिंग टू वाइफी आई विल फॉरगेट दैट यू आर माई ब्रदर। अगर तुमने वाइफी के साथ कुछ भी किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। जय सीरियस हो गया। उसने परेशान होकर कहा, कहीं बड़े भाई अमायरा को फोर्स ना करें ये बताने के लिए कि क्या उस दिन तुम्हारे साथ कमांडोज
थे या नहीं, हो सकता है वो उसे गवाह के रूप में इस्तेमाल करें। तंश तुम्हें पता है ना बड़े भाई कैसे हैं। तंश बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ शौर्य इस वक्त अपने केबिन में बैठा था। तभी उसका असिस्टेंट एक फाइल लेकर उसके सामने रखते हुए बड़े रिस्पेक्ट से बोला, बॉस उस लड़की की इन्फॉर्मेशन। शौर्य उस फाइल को उठाता है तो उसका असिस्टेंट थोड़ा परेशान होकर बताता है, बॉस उस लड़की का नाम अमायरा रायचंद है, पर उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अमायरा की शादी हो चुकी है, ये सुनकर शौर्य के एक्सप्रेशन गुस्से वाले हो जाते हैं। पर फिर वो खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर बोला, पर शादी टूट भी तो सकती है ना। इतना कहते ही वह फाइल को पढ़ते हुए धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। वही असिस्टेंट शॉक था कि क्या उसके बॉस एक शादीशुदा लड़की के पीछे जाने वाले हैं। शौर्य अपने असिस्टेंट को बाहर भेजकर खुद अमायरा की तस्वीर को देखने लगा। वो किसी पागल सन की प्रेमी से कम नहीं लग रहा था। अमायरा जैसे ही कॉलेज पहुंचती है, वो अपने बैग को लेकर अपने क्लासरूम में जाकर बैठ गई। पर उसकी किस्मत आज इतनी खराब निकली कि उसके सीनियर मैथ वाले टीचर आ गए। दूसरे मैथ के टीचर का नाम सुनते ही अमायरा तिलमिला गई, क्योंकि उसकी पिछले जन्म में भी मैथ के टीचर के साथ कभी नहीं बनी थी। कॉलेज के सभी बच्चों को मैथ्स के प्रोफेसर से डर लगता था। अमायरा सीधे होकर बैठी थी। मैथ के प्रोफेसर आ गए और पढ़ाना शुरू कर दिया, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या पढ़ा रहे हैं। उसी वक्त अमायरा का फ़ोन बजा। ये केवल का कॉल था जो बहुत इम्पॉर्टेंट था। वो परेशान हो गई कि कैसे कॉल को रिसीव करें। उसने देखा कि प्रोफेसर बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं। इस बात का फ़ायदा उठाकर वह अपने बैग को उठाती है और दबे कदमों से क्लास के बाहर जाने लगी। मगर तभी रोहन एविल स्माइल करके खुद से बोला, अंडस्को अमायरा तुमने मुझे बहुत परेशान किया, रुको तुम्हें तो मैं आज बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। खुद से इतना बोलते ही रोहन एकदम से प्रोफेसर को आवाज लगाता है, प्रोफेसर देखिए ये लड़की बाहर जा रही है। फिर वह शैतानी मुस्कुराहट लिए अमायरा को देखने लगा। अमायरा चौंक गई, पर प्रोफेसर गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने चौक को अमायरा के ऊपर फेंकते हुए गुस्से में कहा, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पर क्लास चल रही है, उसके बावजूद तुम क्लास छोड़कर जा रही हो। अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि जाओ जाकर बाहर खड़ी हो जाओ, पर क्लास खत्म होते ही अपने मॉम डैड को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। अमायरा को प्रोफेसर के चीखने से गुस्सा आ गया। वह दांत पीस पर खुद में बोली, बुढ़ा कहीं का। लेकिन प्रोफेसर ने खुद के लिए बुढ़ा शब्द सुन लिया था। वो अब डस्टर जोर से पटकते हुए बोले, मुझे तुम्हारे मॉम डैड से आज ही मिलना है, तब तक मैं कोई भी क्लास अटेंड नहीं करूंगा। कहते ही वो गुस्से में क्लासरूम से चले गए। बेचारी अमायरा अपना सर पकड़े रह गई। फिर वह भी क्लासरूम से बाहर निकल गई। उसने जैसे ही केवल का कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से केवल एक्साइटेड होकर बोला, अमायरा तुमने सही कहा था, मैसेज किया तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रही है, पर तुम चिंता मत करो, जितना तुम चाहती हो उन्हें सिर्फ उतना ही पता चलेगा। और हाँ, तुमने मुझसे कहा था कि मैसेज किया का संबंध अंडरवर्ल्ड से है। मैंने पता किया है, लेकिन तुमने जो ड्रग बताया था, ऐसा कोई भी ड्रग मैसेज किया ने अभी तक नहीं खरीदा है। ये सुनकर अमायरा थोड़ा सा सोच में पड़ गई, क्योंकि पिछले जन्म में ये लगभग वही समय था जब किया जी अंडरवर्ल्ड के कांटेक्ट में आई थी और उन्होंने एक बहुत ही जहरीला ड्रग खरीदा था जो उन्होंने जिंदल खानदान के सभी मर्दों को देने की कोशिश की थी। अमायरा कुछ सोचते हुए बोली, उन पर नज़र रखो, वो जरूर खरीदेगी और उस नागिन किया के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन भी निकलवाओ। मुझे उनके बारे में सब जानना है। साथ में जिंदल कॉरपोरेशन के फाइनेंशियल डाटा को भी निकलवाओ। उन्होंने आज तक कई सारे घपलाबाजी की है। एक काम करना, उन सभी को डैडी ससुर के पास मेल कर दो, बाकी वो खुद देख लेंगे। इतना कहते ही वह स्माइल करते हुए कॉल कट कर देती है। फिर अमायरा मुस्कुराते हुए खुद से बोली, मेरी प्यारी आंटी जी, आपको
क्या लगता है आपने कंपनी के साथ इतना घपला किया है तो किसी को पता नहीं चलेगा। अब तो आपकी खबर डैडी ससुर ही लेंगे। कहते ही वह मुस्कुराते हुए जैसे ही पीछे मुड़ी, डर कर पिलर से सट गई, क्योंकि उसके सामने एक हट्टा कट्टा नौजवान आदमी खड़ा था, जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ही दमदार थी। उसके फेशियल फीचर्स बहुत ही अट्रैक्टिव थे, मगर डेंजरस भी थे। उसकी आंखें चील की तरह थी, जैसे वह किसी के अंदर भी झांक कर सच्चाई पता लगा ले। यह कोई और नहीं बल्कि हर्षवर्धन जिंदल था, तंश का सबसे बड़ा भाई, जो कि मिलिट्री में है, और वो यहाँ पर खास अमायरा से मिलने आया था। अमायरा को इस जन्म में पता चल चुका है कि आर्मी के कई सारे लोग माफिया यानी कि उसे ही ढूंढ रहे हैं। इसलिए हर्ष को देखते ही वह थोड़ा सा घबरा गई और नर्वस भी हो गई। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आलिया हॉस्पिटल में थी। ये बात मिस्टर एंड मिसेज रायचंद को नहीं पता थी। विश जी भी आलिया के वार्ड में मौजूद दूसरे बेड पर लेटी थी। थप्पड़ के कारण अभी भी उनके गाल सूजे थे, क्योंकि तंश ने गार्ड्स को ऑर्डर देकर उन्हें फिर से थप्पड़ मरवाया था। तंश सच में बहुत बेरहम था। विश जी के पास उनका बॉयफ्रेंड बैठा था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। विश जी का बॉयफ्रेंड एक बिजनेसमैन था जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था। उसने आज तक कई लोगों को मारा था। विश से अपने बॉयफ्रेंड यानी नितेश को देखते हुए रोकर बोली, नितेश, देखो उस लड़की के कारण मेरी क्या हालत हो गई। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें इस तरह रोते देखकर नितेश गुस्से में बोला, कौन है वो? बताओ मुझे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विश जी मन में मुस्कुराती है, फिर और तेज रोते हुए बोली, अमायरा नाम है उसका, तुम्हें पता है। जब से वो रायचंद परिवार में आए हैं, उसने मुझे और आलिया को परेशान कर रखा है। हमारा सारा हिस्सा छीन रही है। यही नहीं, आलिया को एक लड़का पसंद था। जब अमायरा को ये पता चला तो उसने उस लड़के से शादी कर ली, पर इससे भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने कल होली में आलिया के ऊपर केमिकल वाला रंग डालकर उसकी स्किन खराब करना चाहा। प्लीज नितेश कुछ करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विश जी साफ झूठ बोल रही थी, ताकि नितेश जी अमायरा को सबक सिखाए। नितेश जी उनकी बात सुनकर आग बबूला हो गए। उन्होंने बेहोश आलिया को देखा, जिसकी बॉडी सफ़ेद चादर से ढकी थी। फिर गुस्से में बोले, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। विश तुम शांत हो जाओ और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इतना कहते ही उन्होंने किसी को कॉल किया और गुस्से में बोले, किसी की जिंदगी मिटानी है, पर उसे रोज तिल तिल मारना भी है, इसलिए तेजाब लेकर आओ। 14 उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि तंश भी फील कर पा रहा था, लेकिन तंश गुस्से की आग में जल रहा था। उसकी पकड़ अमायरा पर कस रही थी। वो अमायरा को अपनी आग में जला देना चाहता था, पर उसका दिल उसे अपनी तरफ खींच रहा था। तंश अपने सख्त होठों को अमायरा के होठों पर फेरने लगा। काफी देर तक उसने ऐसा किया जैसे खुद के अंदर की आग को शांत कर रहा हो, पर अमायरा अलग ही मूड में थी। वो नर्वस थी तंश की करीबी से, पर अचानक ही उसे हंसी आने लगी। तंश उसकी हंसी को देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है, तो अमायरा को इस सीरियस सिचुएशन में और भी ज्यादा हंसी आने लगी। अगले ही पाल अमायरा जोर से हंसने लगी। तंश हैरान था, मगर उसकी कलाई को बेरहमी से मोड़ते हुए तंश डरावने तरीके से बोला, विला पहुंचते ही मुझे पनिशमेंट रूम में मिलो। तुम्हारी सारी हंसी मैं वहीं निकालता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पनिशमेंट शब्द सुनते ही अमायरा डर गई। उसे अपना दर्द याद आने लगा, पर अगले ही पल उसे फिर से हंसी आ गई, तो वो खुद की हंसी को रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख लेती है। पर उसे एहसास हो रहा था कि तंश की गुस्से भरी नज़र उसके ऊपर ही है। विला पहुंचते ही अमायरा भागते हुए रूम में चली गई और तंश अपने स्टडी रूम में चला गया और वहीं पर शावर लेकर वह तैयार हो गया। उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं थी, मगर उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। उसने ड्रॉवर से एक मेडिसिन निकाली और उसे खा ली।
अमायरा फिर से तंश की पनिशमेंट नहीं झेलना चाहती थी। उसे तो याद भी नहीं था उसने कल क्या क्या हंगामा किया था। वह डर के मारे जल्दी से तैयार होती है और बिना तंश को बताए कॉलेज के लिए भाग जाती है। उसने तंश का भी इंतजार नहीं किया। जय हॉल में ही बैठा था। तंश शायद कॉलेज नहीं जाने वाला था क्योंकि उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था। वह बहुत ही हैंडसम, अट्रैक्टिव और डरावना लग रहा था। उसने इस वक्त अपनी आंखों पर मास्क लगाया था। उसके होठ बेहद खूबसूरत और पिंक थे जिसे देखकर किसी भी लड़की को इससे जलन होने लगे। तंश जैसे ही आकर सोफे पर बैठा, एक नौकर उसे ब्लैक कॉफ़ी लाकर देता है। तो उसने जैसे ही खांसते हुए ब्लैक कॉफ़ी को अपने होठों से लगाया। उसे इसका टेस्ट थोड़ा अजीब लगा क्योंकि जुखाम के कारण उसे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक उसी वक्त जय हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है अमायरा तुमसे बचने के लिए कॉलेज जा चुकी है। तंश ये सुनते ही अपनी पकड़ गुस्से में मग पर कस देता है मगर वह बोला कुछ नहीं। उसकी आंखें उसका गुस्सा बयां कर रही थी। जय ने देखा वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा तो इस बार वो अपने गले को साफ करते हुए सीरियस आवाज में बोला, हमारे बड़े भाई यहाँ आ चुके हैं। सुना है वो तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं क्योंकि तुमने आर्मी के कमांडोज का इस्तेमाल किया है। तंश के होठों पर अचानक खतरनाक मुस्कान आ गई। वह अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाकर किसी राजा की तरह बैठ गया। तभी विश्वास विला के अंदर भागते हुए आया। उसने घबराते हुए तंश से कहा, प्रेसिडेंट भाभी जी तो आपकी सपोर्ट कार लेकर कॉलेज गई। वो इतनी तेज ड्राइव कर रही थी कि हमारे गार्ड्स भी उनकी सेफ्टी के लिए उनका पीछा नहीं कर पाए। यही नहीं, मैंने सुना है कि आपके बड़े भाई मेजर जनरल हर्षवर्धन मुंबई पहुंचते ही सीधा भाभी जी के कॉलेज गए हैं। शायद वो भाभी जी से ही मिलने गए हैं। तंश ने जैसे ही यह सुना कि उसका बड़ा भाई अमायरा से मिलने कॉलेज गया है तो उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाते हैं। तंश गुस्से में अपनी कॉफ़ी के मग को जमीन पर फेंक देता है और डरावनी आवाज में कहता है, इफ़ यू डू एनीथिंग टू वाइफी आई विल फॉरगेट दैट यू आर माई ब्रदर। अगर तुमने वाइफी के साथ कुछ भी किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। जय सीरियस हो गया। उसने परेशान होकर कहा, कहीं बड़े भाई अमायरा को फोर्स ना करें ये बताने के लिए कि क्या उस दिन तुम्हारे साथ कमांडोज थे या नहीं। हो सकता है वो उसे गवाह के रूप में इस्तेमाल करें। तंश तुम्हें पता है ना बड़े भाई कैसे हैं। तंश बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ शौर्य इस वक्त अपने केबिन में बैठा था। तभी उसका असिस्टेंट एक फाइल लेकर उसके सामने रखते हुए बड़े रिस्पेक्ट से बोला, बॉस उस लड़की की इन्फॉर्मेशन। शौर्य उस फाइल को उठाता है तो उसका असिस्टेंट थोड़ा परेशान होकर बताता है, बॉस उस लड़की का नाम अमायरा रायचंद है पर उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अमायरा की शादी हो चुकी है ये सुनकर शौर्य के एक्सप्रेशन गुस्से वाले हो जाते हैं पर फिर वो खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर बोला, पर शादी टूट भी तो सकती है ना। इतना कहते ही वह फाइल को पढ़ते हुए धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। वही असिस्टेंट शॉक था कि क्या उसके बॉस एक शादीशुदा लड़की के पीछे जाने वाले हैं। शौर्य अपने असिस्टेंट को बाहर भेजकर खुद अमायरा की तस्वीर को देखने लगा। वो किसी पागल सन की प्रेमी से कम नहीं लग रहा था। अमायरा जैसे ही कॉलेज पहुंचती है वो अपने बैग को लेकर अपने क्लासरूम में जाकर बैठ गई पर उसकी किस्मत आज इतनी खराब निकली कि उसके सीनियर मैथ वाले टीचर आ गए। दूसरे मैथ के टीचर का नाम सुनते ही अमायरा तिलमिला गई क्योंकि उसकी पिछले जन्म में भी मैथ के टीचर के साथ कभी नहीं बनी थी। कॉलेज के सभी बच्चों को मैथ्स के प्रोफेसर से डर लगता था। अमायरा सीधे होकर बैठी थी। मैथ के प्रोफेसर आ गए और पढ़ाना शुरू कर दिया मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या पढ़ा रहे हैं। उसी वक्त अमायरा का फ़ोन बजा। ये केवल का कॉल था जो बहुत इम्पॉर्टेंट था। वह परेशान हो गई कि कैसे कॉल को रिसीव करें। उसने देखा कि प्रोफेसर बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं। इस बात का फ़ायदा उठाकर
वह अपने बैग को उठाती है और दबे कदमों से क्लास के बाहर जाने लगी। मगर तभी रोहन एविल स्माइल करके खुद से बोला, अंडस्को अमायरा, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, रुको तुम्हें तो मैं आज बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। खुद से इतना बोलते ही रोहन एकदम से प्रोफेसर को आवाज लगाता है, प्रोफेसर देखिए ये लड़की बाहर जा रही है। फिर वह शैतानी मुस्कुराहट लिए अमायरा को देखने लगा। अमायरा चौंक गई, पर प्रोफेसर गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने चौक को अमायरा के ऊपर फेंकते हुए गुस्से में कहा, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, यहाँ पर क्लास चल रही है, उसके बावजूद तुम क्लास छोड़कर जा रही हो। अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि जाओ जाकर बाहर खड़ी हो जाओ। पर क्लास खत्म होते ही अपने मॉम डैड को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। अमायरा को प्रोफेसर के चीखने से गुस्सा आ गया। वह दांत पीस पर खुद में बोली, बुढ़ा कहीं का। लेकिन प्रोफेसर ने खुद के लिए बुढ़ा शब्द सुन लिया था। वो अब डस्टर जोर से पटकते हुए बोले, मुझे तुम्हारे मॉम डैड से आज ही मिलना है, तब तक मैं कोई भी क्लास अटेंड नहीं करूंगा। कहते ही वो गुस्से में क्लासरूम से चले गए। बेचारी अमायरा अपना सर पकड़े रह गई। फिर वह भी क्लासरूम से बाहर निकल गई। उसने जैसे ही केवल का कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से केवल एक्साइटेड होकर बोला, अमायरा तुमने सही कहा था, मैसेज किया तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रही है। पर तुम चिंता मत करो, जितना तुम चाहती हो उन्हें सिर्फ उतना ही पता चलेगा। और हाँ, तुमने मुझसे कहा था कि मैसेज किया का संबंध अंडरवर्ल्ड से है। मैंने पता किया है, लेकिन तुमने जो ड्रग बताया था, ऐसा कोई भी ड्रग मैसेज किया ने अभी तक नहीं खरीदा है। ये सुनकर अमायरा थोड़ा सा सोच में पड़ गई, क्योंकि पिछले जन्म में ये लगभग वही समय था जब किया जी अंडरवर्ल्ड के कांटेक्ट में आई थी और उन्होंने एक बहुत ही जहरीला ड्रग खरीदा था जो उन्होंने जिंदल खानदान के सभी मर्दों को देने की कोशिश की थी। अमायरा कुछ सोचते हुए बोली, उन पर नजर रखो, वो जरूर खरीदेगी और उस नागिन किया के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन भी निकलवाओ। मुझे उनके बारे में सब जानना है। साथ में जिंदल कॉरपोरेशन के फाइनेंशियल डाटा को भी निकलवाओ। उन्होंने आज तक कई सारे घपलाबाजी की है। एक काम करना, उन सभी को डैडी ससुर के पास मेल कर दो, बाकी वो खुद देख लेंगे। इतना कहते ही वह स्माइल करते हुए कॉल कट कर देती है। फिर अमायरा मुस्कुराते हुए खुद से बोली, मेरी प्यारी आंटी जी, आपको क्या लगता है आपने कंपनी के साथ इतना घपला किया है तो किसी को पता नहीं चलेगा? अब तो आपकी खबर डैडी ससुर ही लेंगे। कहते ही वह मुस्कुराते हुए जैसे ही पीछे मुड़ी, डर कर पिलर से सट गई, क्योंकि उसके सामने एक हट्टा कट्टा नौजवान आदमी खड़ा था जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ही दमदार थी। उसके फेशियल फीचर्स बहुत ही अट्रैक्टिव थे, मगर डेंजरस भी थे। उसकी आंखें चील की तरह थी, जैसे वह किसी के अंदर भी झांक कर सच्चाई पता लगा ले। यह कोई और नहीं बल्कि हर्षवर्धन जिंदल था, तंश का सबसे बड़ा भाई, जो कि मिलिट्री में है, और वो यहाँ पर खास अमायरा से मिलने आया था। अमायरा को इस जन्म में पता चल चुका है कि आर्मी के कई सारे लोग माफिया यानी कि उसे ही ढूंढ रहे हैं। इसलिए हर्ष को देखते ही वह थोड़ा सा घबरा गई और नर्वस भी हो गई। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आलिया हॉस्पिटल में थी। ये बात मिस्टर एंड मिसेज रायचंद को नहीं पता थी। विश जी भी आलिया के वार्ड में मौजूद दूसरे बेड पर लेटी थी। थप्पड़ के कारण अभी भी उनके गाल सूजे थे, क्योंकि तंश ने गार्ड्स को ऑर्डर देकर उन्हें फिर से थप्पड़ मरवाया था। तंश सच में बहुत बेरहम था। विश जी के पास उनका बॉयफ्रेंड बैठा था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। विश जी का बॉयफ्रेंड एक बिजनेसमैन था जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था। उसने आज तक कई लोगों को मारा था। विश से अपने बॉयफ्रेंड यानी नितेश को देखते हुए रोकर बोली, अंडस्को नितेश, देखो उस लड़की के कारण मेरी क्या हालत हो गई। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें इस तरह रोते देखकर नितेश गुस्से में बोला, अंडस्को कौन है वो? बताओ मुझे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विश जी मन में मुस्कुराती है, फिर और तेज रोते हुए बोली, अंडस्को अमायरा नाम है उसका, तुम्हें पता है।
जब से वो रायचंद परिवार में आए हैं, उसने मुझे और आलिया को परेशान कर रखा है। हमारा सारा हिस्सा छीन रही है। यही नहीं, आलिया को एक लड़का पसंद था। जब अमायरा को ये पता चला तो उसने उस लड़के से शादी कर ली। पर इससे भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने कल होली में आलिया के ऊपर केमिकल वाला रंग डालकर उसकी स्किन खराब करना चाहा। प्लीज नितेश कुछ करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विश जी साफ झूठ बोल रही थी ताकि नितेश जी अमायरा को सबक सिखाए। नितेश जी उनकी बात सुनकर आग बबूला हो गए। उन्होंने बेहोश आलिया को देखा, जिसकी बॉडी सफेद चादर से ढकी थी। फिर गुस्से में बोले, अंडस्को, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। विश तुम शांत हो जाओ और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इतना कहते ही उन्होंने किसी को कॉल किया और गुस्से में बोले, अंडस्को, किसी की जिंदगी मिटानी है, पर उसे रोज तिल तिल मारना भी है, इसलिए तेजाब लेकर आओ। 15 अमायरा अपने सामने हर्ष को देखकर चौंक जाती है। वह काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी। उसे डर था कहीं हर्ष ने उसकी बात ना सुन ली हो। काफी देर तक अमायरा हर्ष को ऐसे ही देखती रही और हर्ष एक्सप्रेशन लेस भाव से उसे देख रहा था। मिलिट्री में होने के कारण हर्ष का चेहरा हर वक्त सीरियस, कठोर और बहुत ही ज्यादा डेंजरस लगता था। अमायरा खुद को संभालती है, फिर अनजान बनने का नाटक करते हुए हर्ष से सवाल करती है, मिस्टर, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो प्लीज मेरे सामने से हटिए, मुझे क्लास में जाना है। अमायरा जैसे ही एक कदम आगे बढ़ती है, तभी हर्ष की कठोर और डोमिनेटिंग आवाज उसके कानों में पड़ती है, जिसे सुनकर वह चौंकते हुए रुक गई। हर्ष उसे बिना देखे ही शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, प्रोफेसर ने तुम्हें क्लास से निकाल दिया है और तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहा है, तो तुम कौन से क्लास अटेंड करने जा रही हो? हर्ष के सवाल ने अमायरा को रुकने पर मजबूर कर दिया था। अमायरा को हर्ष की प्रेजेंस से बहुत ही दबाव महसूस हो रहा था। तंज के बाद हर्ष दूसरा इंसान था जो अमायरा को नर्वस करा रहा था। अमायरा अपनी घबराहट को छुपाते हुए थोड़े गुस्से में बोली, देखो मिस्टर, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? और दूसरी बात, मैं अनजान इंसानों से बात भी नहीं करती हूँ। और तीसरी बात, मैं शादीशुदा हूँ। अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे अकेले देखकर छेड़ सकते हो, तो याद रखना, मेरा हस्बैंड तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इतना कहते ही अमायरा वहां से भागते हुए जाने लगी, क्योंकि हर्ष उसे गुस्से में अपनी चीज जैसी नजरों से देख रहा था। हर्ष उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था, इसलिए वो जल्दी से अमायरा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अमायरा एकदम से उसके सख्त सीने से टकरा गई। पर वो गिरती उससे पहले ही हर्ष उसकी कलाई को पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। लेकिन यह अमायरा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होने वाली थी, क्योंकि कॉलेज के कोई स्टूडेंट उन दोनों की तस्वीर खींच रहे थे। जो इंसान तस्वीर खींच रहा था वह आलिया की दोस्त थी। आलिया की दोस्त अपने फ़ोन में हर्ष और अमायरा की तस्वीर को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आलिया को बताना पड़ेगा, मुझे बहुत बड़ा हुक्म का इक्का मिला है, जिससे हम अमायरा को बदनाम कर सकते हैं। इतना कहते ही वह खुश होकर वहां से चली गई। वही हर्ष के इस तरह हाथ पकड़ लेने से अमायरा को घबराहट होने लगी। उसके पिछले जन्म की यादें हर बार की तरह उसके दिमाग पर हावी होने लगती है और उसे थोड़े से रैशेस टाइप होने लगते हैं, इसलिए जल्दी से वो हर्ष को धक्का दे देती है। अमायरा जल्दी से पीछे मुड़ती है और अपने बैग से एक टैबलेट निकालकर उसे खा लेती है, जो उसकी एलर्जी को कंट्रोल करता था। हर्ष को कुछ समझ नहीं आया, मगर वह जिस काम के लिए आया था उसे पूरा किए बिना जा भी नहीं सकता था। उसने अमायरा के सामने खड़े होकर अपनी कठोर आवाज में कहा, अमायरा मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अमायरा हर्ष के साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह एक माफिया थी जिसके पीछे आर्मी हाथ धोकर पड़ी थी और हर्ष भी एक आर्मी ऑफिसर था। इस तरह अमायरा कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने साफ शब्दों में मना करते हुए कहा, पर मुझे कहीं नहीं जाना। एक्सक्यूज मी, इतना कहते ही वो वहां से जाने लगती है। हर्ष गुस्से में भर गया।
वह जैसा ही अमायरा का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अमायरा घबराहट से अपने कदम पीछे ले लेती है। उसने अपने मन में कहा, नहीं नहीं, मैं इनके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मेरी माफिया वाली आइडेंटिटी रिवील हो गई तो पता नहीं तंश कैसे रिएक्ट करेगा। मुझे तो अभी तक उसकी नफरत का कारण भी नहीं पता, पहले मुझे उसका कारण पता करना होगा। इतना सोचते ही अमायरा कस के अपने बैग को पकड़ती है और बाहर की तरफ भाग जाती है। ये देखकर हर्ष का ऑरा और भी ज्यादा ठंड हो जाता है। वह भी अमायरा के पीछे जाने लगता है। कॉलेज में कई सारे बच्चे ये सब देख रहे थे और वीडियो बना रहे थे ताकि अमायरा के बारे में गपशप कर सके। कॉलेज के बाहर कई सारी कार आकर रुकी। उनमें से एक कार तंश की थी। तंश बहुत ही गुस्से और डोमिनेटिंग अंदाज में कार से बाहर निकलकर कॉलेज के अंदर जाने लगता है। मास्क के कारण केवल उसकी आंखें नजर आ रही थी, जो गुस्से में लाल थी। तंश जैसे ही गेट के अंदर पहुंचा, अचानक अमायरा उसे दिख गई, पर वो कुछ पूछता उससे पहले ही उसने अमायरा के पीछे हर्ष को आते देखा, तो उसका ऑरा और भी ज्यादा डरावना हो गया। अमायरा तंश को देखते ही खुश हो गई। वह जल्दी से जाकर तंश के हाथ को पकड़कर खड़ी हो गई। फिर हर्ष की तरफ इशारा करके शिकायत वे में बोली, मिस्टर लाइफलाइन, देखिए ना, ये आदमी कब से मेरा पीछा कर रहा है। अमायरा पिछले जन्म में हर्ष से मिली थी, पर इस जन्म में नहीं मिली थी, इसलिए वह उसे न जानने का नाटक कर रही थी। हर्ष मुस्कुराते हुए तंश के सामने आकर खड़ा हो गया। अपने एक हाथ को जेब में डालते हुए बड़े ही डोमिनेटिंग अंदाज में कहा, हेलो लिटिल ब्रदर। उसकी आवाज बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं थी, उसमें एक अजीब सा चैलेंज नजर आ रहा था। तंश अमायरा को एकदम से अपने पीछे छुपा लेता है। फिर हर्ष की आंखों में आंखें डालकर कोल्ड वॉइस में बोला, चैलेंज एक्सेप्टेड, बट डोंट ब्रिंग माई वाइफी इनटू आवर फाइट। पर हमारी लड़ाई में मेरी वाइफी को बीच में मत लाओ। हर्ष अजीब नजरों से डेविल स्माइल करके अमायरा को देखता है, तो तंश उसे और अपने पीछे छुपा लेता है। हर्ष और तंश के बीच एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी, आंखों ही आंखों में। फिर हर्ष थोड़ा सा झुककर तंश से चैलेंजिंग वॉइस में बोला, मैं जो करने आया हूँ वह मैं करके ही रहूंगा। इतना कहते ही वो वहां से चला गया। अमायरा तब जाकर एक राहत की सांस लेती है। तभी तंश उसकी कमर को कस के पकड़कर गुस्से में बोला, स्टे अवे फ्रॉम बिग ब्रदर से दूर रहना। अमायरा से इतना गुस्से में कहते ही तंश वहां से जाने लगा, पर तभी अमायरा एकदम से उसे रोकती है और भी दबी हुई आवाज में बोली, मिस्टर लाइफलाइन, प्रोफेसर ने पेरेंट्स को बुलाया है। उन्होंने कहा जब तक पेरेंट्स को लाकर उनसे मिलवा नहीं दोगी मैं क्लास में नहीं जा सकती। ये सुनते ही तंश उसे गुस्से में घूरता है, तो अमायरा मासूमियत से अपना सर नीचे कर लेती है। कुछ देर बाद अमायरा अपना सर झुकाए अपने उंगलियों को आपस में मसलते हुए दबे पांव मैथर्स वाले प्रोफेसर के केबिन से बाहर निकली। तंश भी उसके साथ था, मगर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। लगभग 1 घंटे तक वो दोनों केबिन में थे, क्योंकि मैथ वाले प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे थे। तंश को बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उससे ऊंची आवाज में बात करे, इसलिए जब काफी देर बाद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने प्रोफेसर के पूरे केबिन को ही तोड़फोड़ दिया और अमायरा को लेकर बाहर आ गया। अमायरा को डर था कि तंश उस पर भी भड़केगा, इसलिए वो चुपचाप बस उसके साथ चल रही थी। तंश उस पर भड़कने ही वाला था, पर तभी उसके पास एक कॉल आया। वो कॉल बहुत ही जरूरी लग रहा था, इसलिए बात करते ही तंश अमायरा को जय के साथ आने को बोलकर कॉलेज से चला गया। तब जाकर अमायरा एक राहत की सांस लेती है। अमायरा अब टेंशन फ्री थी। इस बार अमायरा जैसे ही अपने क्लास में पहुंची, कुछ लड़कियों ने उसे घेर लिया। एक लड़की ने एक्साइटेड होकर पूछा, अमायरा मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा। वो हटकट्टा डरावना था पर बहुत अट्रैक्टिव था। उसने तुम्हारा हाथ भी पकड़ा था। वह कौन है? तभी दूसरी लड़की उसे पीछे करते हुए चालाकी भरी आवाज में पूछती है, वैसे अमायरा तुम तो तंश के साथ रहती हो ना हर वक्त? क्या वह तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है?
क्या होगा अगर उसे तंश के बारे में पता चला तो? अमायरा उन सभी की बातें सुनकर इरिटेट हो गई। वो उन सभी को खुद से दूर करते हुए गुस्से में बोली, मेरे सामने से हटो और मेरा दिमाग मत खराब करो। इतना कहते ही वह गुस्से में अपनी बेंच पर बैठ गई। उसने गुस्से में पीछे बैठे रोहन को देखा, जिसने उसे फंसाया था। रोहन को मुस्कुराते हुए देखकर अमायरा गुस्से में अपने मन में कहती है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। इतना कहते ही वह अपनी नोटबुक निकालकर उसे गुस्से में पढ़ने लगी। तभी क्लासरूम में 4 सीनियर लड़की आ गई। उन सभी के हाथ में एक नोटबुक थी। सभी बहुत ही फैशनेबल लग रही थी। उन्होंने शॉर्ट ड्रेस पहना था और भर भर के मेकअप लगाया था। एक सीनियर लड़की जाकर बड़े एटीट्यूड के साथ क्लास के बीचों बीच खड़ी हो गई और उसने अनाउंस करते हुए एटीट्यूड से कहा, कॉलेज में डांस कंपटीशन होने वाला है और जूनियर को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। इतना कहते ही वह डेविल इस्तेमाल करके अमायरा को देखती हैं, क्योंकि वह भी अमायरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अमायरा उस लड़की को देखते ही अपनी आंखें छोटी कर लेती है, क्योंकि यह लड़की पिछले जन्म में उसे मुसीबत में फंसाती थी। डांस कंपटीशन के बहाने उसने अमायरा को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया था। पहले तो सेमीफाइनल में आलिया के इमोशनल ड्रामा के कारण अमायरा जानबूझकर हारने के लिए मान गई थी, मगर फिर भी इस लड़की ने उसकी ड्रेस को खराब कर दी थी, जो डांस करते वक्त उसके शरीर से लगभग उतर ही गई थी। वो तो अच्छा हुआ था, तंश ने सही वक्त पर आकर उसे पर्दा उड़ा दिया था। उस वक्त अमायरा की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि उसके आधे शरीर को लगभग सभी ने देख लिया था। वो एक ट्रोमा में चली गई थी। तब उसे तंश ने संभाला था, लेकिन अमायरा इतनी बेवकूफ़ थी कि उसने आलिया की बातों में आकर इन सब का जिम्मेदार तंश को ठहराया, क्योंकि तंश ने उसे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मना किया था। तब आलिया ने उससे कहा था कि तंश ने गुस्से में आकर उसकी ड्रेस खराब की थी, ताकि उससे बदला ले सके। अमायरा बहुत गुस्से में थी। उसने न सिर्फ तंश को थप्पड़ मारा था, बल्कि दोबारा डाइवोर्स पर जोर दिया था। जब तंश ने डिवोर्स के लिए मना कर दिया, तो वह उसे छोड़कर चली गई थी। तब तंश काफ़ी वक्त तक उसके लिए उसके घर के बाहर खड़ा था, मगर अमायरा ने जाने से मना कर दिया था। उस वक्त भी तंश के पैर में प्रॉब्लम हुई थी, पर अमायरा ने ध्यान नहीं दिया था। ये याद आते ही अमायरा खुद को कोसने लगी। अमायरा को खुद पर गुस्सा आ रहा था और तंश के लिए बुरा लग रहा था, पर खुद को शांत करके वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है। फिर गुस्से से मन में बोली, पर इस बार यह कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। पिछली बार इसने मेरी ड्रेस खराब करके मेरी इज्जत उतारने की कोशिश की थी। इस बार मैं इन सब के साथ ऐसा ही करूंगी। इतना कहते ही उसके होठों पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट आ जाती है। अमायरा उस कंपटीशन में अपना नाम लिखवा देती है। फिर उसने टाइम देखा तो दोपहर को 2 बजे बज रहे थे। अमायरा कॉलेज के बाहर आ गई। कार की चाबी पहले ही तंश ने ले ली थी, इसलिए वह जय का इंतजार कर रही थी। मगर तभी कई सारे हैंडसम लड़के वहां से गुजरे। असल में ये तंश के ही गार्ड थे। अमायरा उन्हें देख मुस्कुराती है, फिर गेट से टेक लगाकर खड़ी होकर अपना हाथ हिलाकर अपनी एक आई विंक कर देती है। बेचारे गार्ड तो अपनी जगह पर ही लड़खड़ा जाते हैं। फिर अमायरा एक फ्लाइंग किस देते हुए बड़े ही एटीट्यूड से बोली, हेलो हैंडसम बॉयज, क्या मेरे मिस्टर लाइफ लाइन ने तुम लोगों को मेरे लिए भेजा है? हाँ, भेजा होगा, क्योंकि उसे पता है मुझे हैंडसम लड़के कितने पसंद है। एक गार्ड, जिसकी उम्र लगभग अमायरा जितनी ही थी, वह नया गार्ड था। वह हकलाते हुए बोला, मैडम प्लीज़ ऐसा मत करिए। आपने हमारे कैप्टन को बहुत परेशान किया था, जिस कारण प्रेसिडेंट ने सजा के तौर पर उन्हें रेड जोन में डाल दिया, इसलिए प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करिए। अमायरा हंसी, फिर उस गार्ड के थोड़ा करीब जाते हुए बड़े ही अदा के साथ बोली, ऐसा क्या? वैसे तुम मेरे बाबी डॉल से भी ज़्यादा हैंडसम हो, यू नो ना, चॉकलेट बॉय। वैसे मुझे डांस कंपटीशन में जीतना है, पर मुझे एक पार्टनर चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम्हें
उसने इतना ही कहा था कि सारे गार्ड एकदम से वहां से गायब हो गए। ये देखकर अमायरा पहले हैरान हुई, फिर हंसते हुए जाने लगी। तभी 2 बाइक सवार अमायरा के पास से गुजरे और उन्होंने एकदम से एक लिक्विड उसकी तरफ फेंक दिया। तभी अमायरा को एक तेज धक्का महसूस हुआ और वह काफी दूर जाकर गिरी। ये धक्का उसे जय ने दिया था। जय गुस्से में गार्ड से बोला, पकड़ो उन्हें। फिर वह भागकर अमायरा को जमीन से उठाते हुए घबरा कर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अमायरा के घुटने छिल गए थे और थोड़ा खून निकलने लगा था। हालांकि उसे कुछ ज्यादा नहीं लगी थी, लेकिन वह हैरान थी कि जय ने उसे धक्का क्यों दिया। उसने हल्का गुस्से में पूछा, थर्ड भाई, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? आपने मुझे क्यों धक्का दिया? मुझे चोट लग गई। इतना कहते ही वह मुंह फुलाकर अपनी चोट को देखती हैं। पर जय ने सीरियस होकर अमायरा को ऑर्डर दिया, अमायरा तुम ड्राइवर के साथ जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। अमायरा कुछ कहती कि जय पहली बार उसे गुस्से में देखता है। अमायरा कुछ नहीं बोली, पर उसने पलटकर पीछे देखा तो उसका चेहरा कठोर हो गया। वह समझ गई कि जय ने उसे बचाने के लिए धक्का दिया था, वरना जिन लोगों ने उसके ऊपर तेजाब फेंका था वो उसके ऊपर गिर जाता। कुछ देर बाद अमायरा विला पहुंच गई, पर जय इस मामले को संभालने के लिए गार्ड के साथ उन लोगों का पता लगाने चला गया जिन्होंने अमायरा के ऊपर तेजाब फेंकने की हिम्मत की थी। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में तंश इस वक्त तनिष्क के प्राइवेट कैबिन में बैठा था और तनिष्क उसके राइट लेग का इलाज कर रहा था। तनिष्क ने बेहद गंभीरता से कहा, अपने पैर पर ज्यादा जोर मत देना। तुम्हें पता है ना, तुम अपने राइट लेग पर ज्यादा जोर नहीं दे सकते, वरना बाद में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तंश कुछ नहीं बोला, वो बस खड़ूस जैसा चेहरा बनाकर बैठा था। उसका इलाज करने के बाद तनिष्क उसे फिर से समझाता है, तंश क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? तंश गुस्से में बोला, गेट लॉस्ट। तनिष्क इरिटेट होकर बोला, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारी सारी तमीज कहाँ गई है? तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? पर तंश उसे इग्नोर करके जाने लगा। ये देखकर तनिष्क उसे धमकी देते हुए बोला, अगर तुमने अपने पैर का ध्यान नहीं रखा तो मैं अमायरा को बता दूंगा तुम्हारे पैर के बारे में। फिर जो भी अंजाम होगा तुम खुद देख लेना। तंश उसे बेहद गुस्से में देखता है। वह तनिष्क की तरफ बढ़ता है, मगर तभी उसका फोन बजा। उसने जैसे ही फोन पर बात की, अचानक ही केबिन का माहौल बहुत ही डरावना हो गया। तंश गुस्से में अपने फोन को जमीन पर फेंककर तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। उसकी इस हरकत पर तनिष्क चिढ़ते हुए बोला, घमंडी कहीं का, पता नहीं अब तक इसने कितने फोन तोड़े होंगे। इतना कहते ही वह टूटे हुए फोन को देखता है। रात के 9 बजे विश जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था अमायरा पर जो हमला हुआ था उससे वह बच चुकी है। वो गुस्से में बोली, आखिर ये लड़की हर बार कैसे बच जाती है? अगर वह तेजाब उसके ऊपर गिरता तो उसका खूबसूरत सा चेहरा बिगड़ जाता, पर नहीं, वह बच गई। अमायरा तुम कैसे हर बार बच जाती हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते ही वह गुस्से में भर गई। विश जी अपने बेड से उतरकर खिड़की से बाहर देखने लगी, फिर बेड पर लेटी आलिया को। वह अभी भी अस्पताल के वार्ड में ही थी, मगर अब अपना अगला प्लान बना रही थी, अमायरा को बर्बाद करने के लिए। तंश 9:30 बजे तक विला पहुंचा। उसके एक्सप्रेशन अभी भी बेहद कोल्ड थे। वह जैसे ही अपने रूम में पहुंचा, उसकी आंखें शौक और हैरानी से फैल गई। तंश अपनी जगह पर जम सा गया था और एक टक सामने देख रहा था, क्योंकि सामने अमायरा बड़े स्टाइल से खड़ी थी। उसने इस वक्त एक ब्लैक कलर की नाइटी पहनी हुई थी। नाइटी शोल्डर लेस थी और अमायरा के थोड़े घुटनों के ऊपर आ रही थी। वो नाइटी तो आधी से ज्यादा नेट का बना था। अमायरा की गोरी स्किन उस ब्लैक कलर की नाइटी में झलक रहा था। उसका परफेक्ट फिगर उभर कर सामने आ रहा था, जो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दे। तंश एक टक उसे ऐसे ही देख रहा था। अचानक उसकी कोल्ड आंखों में एक भेड़िए की चमक नजर आई, जो अमायरा का शिकार करने को तैयार थी।
अमायरा जानबूझकर अदा से चलते हुए तंश के पास आई, फिर मुस्कुराकर उसका कोट उतरकर सोफे पर रखते हुए उसके सामने खड़ी हो गई। तंश समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अमायरा करना क्या चाहती है, पर अमायरा धीरे से अपने हाथ को उठाकर उसके शर्ट के बटन पर रख देती है और उसे धीरे धीरे खोलने की कोशिश करने लगी। अमायरा की उंगलियां जैसे ही तंश के सख्त सीने से टकराए, तंश के अंदर हलचल होने लगी। उसके अंदर सो रहा भूखा भेड़िया जागने लगा, जो उसकी आंखों से ही दिख रहा था। तंश कसके अमायरा की कमर को पकड़कर उसे दीवार से सटाकर उसके नेटदार नाइटी से झलक रहे गोरे जिस्म को दीवानगी से निहारने लगा। अमायरा थोड़ा शर्मा गई, पर तंश को सीड्यूस करने के पीछे उसका एक मकसद था, जिसे उसे पूरा करना था। अमायरा ने 2 बटन खोल दिए और तंश के सीने पर बने अपने नाम के टैटू पर हाथ फिराने लगी। तंश पहले तो खुद को शांत करता है, फिर अमायरा की कलाई को जोर से पकड़ते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्कोप वाइफी, डू यू नो हाउ बैड द कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी? वाइफी, क्या तुम्हें पता है इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है? कोष्टक। उसकी गर्म सांसें अमायरा की सांसें से टकराकर उसे भी मदहोश कर रही थी, पर अमायरा खुद को संभालकर शर्माते हुए बोली, अंडरस्कोप मिस्टर लाइफलाइन, मैं वो बोल नहीं पा रही थी तंश की करीबी के कारण, जबकि उसने इसकी घंटों प्रैक्टिस की थी। उसकी नर्वसनेस को देखकर तंश एकदम से मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अंडरस्कोप वाइफी, यू वांट क्लोज टू मी? वाइफी, तुम्हें मेरी करीबी चाहिए। कोष्टक। अमायरा की पकड़ एकदम से तंश के शर्ट पर 16 अमाया तंश से चिपकी हुई थी। अमायरा ने तंश के शर्ट के बटन खोल दिए थे, जिस कारण तंश उसकी गोरी स्किन को फील कर पा रहा था। क्योंकि अमायरा की नाइटी बहुत पतली और जालीदार थी, तंश अपनी डिसाइरेबल नजरों से अमायरा की आंखों में देखते हुए उसकी गोरी एंड अट्रैक्टिव गर्दन तंश को पागल कर रही थी। तंश अमायरा की खूबसूरती को देखकर क्रेजी होकर बोला, अंडरस्कोप वाइफी, आई एम गोइंग क्रेजी आफ्टर सीइंग योर ब्यूटी। कहते ही तंश के हाथ अमायरा की खुली थाई पर घूमने लगे। उसका टच ऐसा था मानो अमायरा की बॉडी को किसी आग में छू लिया हो। अमायरा की सेड्यूसिंग भरी आह निकल गई। आह! इस आह को सुनकर तंश के छुपे वाइल्ड डिसायर उसके सीने में आग लगा रहे थे। तंश धीरे धीरे अपने सख्त हाथों को अमायरा के थाई पर फिराते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अंडरस्कोप वाइफी, यू हैव सेट माई हार्ट ऑन फायर। तंश की गहरी आंखें लस्ट से भर चुकी थी। वो बस अमायरा की बॉडी को अपने होठों पर जीभ फिराते हुए देख रहा था। अमायरा तंश को सिड्यूस होता देखकर खुश हो गई। उसने मन में कहा, अंडरस्कोप, ये गया तीर सीधे निशाने पर। मुझे कैसे भी करके तंश से डांस कंपटीशन के लिए हाँ बुलवाना होगा, और अपने इस डर को भी खत्म करने के लिए मुझे तंश के करीबी की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कहते ही अमायरा जानबूझकर अपने बालों को पीछे करती है, ताकि तंश अपना बचा कुछ कंट्रोल भी खो दे। फिर अमायरा अपने नर्म होठों से तंश के सीने पर किस करती है। तंश कसके अपनी आंखें बंद करके खोलता है, तो उसकी आंखें बेहद लाल हो जाती है। तंश एकदम से अमायरा को गोद में उठाकर बेड पर फेंक देता है और खुद उसके ऊपर आके एग्रेसिव होकर बोला, अंडरस्कोप, नाउ आई कांट स्टॉप द डेविल इनसाइड मी। अब मैं अपने अंदर के शैतान को नहीं रोक सकता। वाइफी, मेरे दीवानगी के पेन को बर्दाश्त करने के लिए रेडी हो जाओ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कहते ही वो अमायरा के नाइटी के अंदर अपने दोनों हाथों को डालकर एग्रेसिव होकर उसे फाड़कर अमायरा को किस करने लगा। इसे किस नहीं कहेंगे, बल्कि ऐसा लग रहा था तंश एक ड्रैगन हो और वो अमायरा को पूरा निगलने की कोशिश कर रहा है। अमायरा ने नहीं सोचा था तंश का टच और किसकी इतनी पेनफुल होगी। अमायरा झटपटाते हुए उसे खुद से दूर करने लगी और तंश लगातार फोर्स कर रहा था। इन्हीं सब में बेड भी एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया, पर तंश को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने जैसे ही अमायरा के हाथों को बेड पर धसाते हुए उसकी सीने पर बने अपने नाम के हिस्से को बाइट किया, उस जगह पर तंश के दांतों के निशान ऐसे गड़े कि ब्लड निकलने लगा। अमायरा दर्द और गुस्से से चीखी, अंडरस्कोप, योर लस्टी मॉन्स्टर, दूर हटो मुझसे।
उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तंश डेविल स्माइल करके अमायरा को देखता है, फिर अपने होठों पर लगे खून को जीभ से सक करते हुए एग्रेसिव मगर संकीटन में बोला, अंडस्को, बट तुम्हारा ब्लड अब मेरे होठों तक पहुंच चुका है, तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। वो जैसे ही दोबारा अमायरा को किस करने वाला था, अमायरा कुछ पिछले जन्म की यादों के कारण और कुछ तंश के इस रूप को देखकर डरते हुए जैसे ही उसे धक्का देती है, वो वॉशरूम की तरफ जाने लगी। उसकी नाइटी का सिर्फ कुछ हिस्सा ही फटा था, मगर तंश तुरंत उसे पकड़कर सोफे पर आ गया। इसी झड़प में टेबल पर रखा एक बड़ा सा बॉक्स जमीन पर गिर गया, जिसकी आवाज सुनकर अमायरा जैसे ही नीचे देखती है तो उसकी आंखें छोटी हो गई। तंश की नज़र भी जैसे ही उस पर गई, वो डेविल स्माइल करने लगा। तंश खतरनाक तरीके से मुस्कुराया और बोला, अंडस्को, वाइफी, ये तुमने मेरे लिए किया? क्या तुम इतनी बुरी तरह मुझे पाना चाहती हो? तंश की आवाज में इस बार नोटी अंदाज था। अमायरा कंफ्यूज हो गई। वो जल्दी से जमीन पर पड़ी चीजों को उठाकर गौर से देखती है, फिर उस बॉक्स में जिसमें वो जिस ढेर सारी थी, लगभग 50 पैकेट। अमायरा कंफ्यूज होकर बोली, अंडस्को, ये क्या है? तंश अमायरा के सेक्सी फिगर को देखते हुए नोटी स्माइल के साथ बोला, अंडस्को, तुम्हें क्या लगता है? अमायरा उस पैकेट को पलटकर देखने लगी। ये प्रोटेक्शन था। अमायरा मन में बोली, अंडस्को, ये बड़ा सा बॉक्स तो केवल ने भेजा था और बोला था इससे तंश जल्दी मान जाएगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सोचकर अमायरा उसे तंश को देते हुए बोली, अंडस्को, ये लो और फिर मेरी सभी बात मानना। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तंश एक आईब्रो को उठाकर लो वॉइस में पूछता है, अंडस्को, तो तुम अपनी बात मनवाने के लिए अपनी बॉडी मुझे देना चाहती हो? वैसे ये अच्छी डील है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा कुछ समझी नहीं तो तंश उसके करीब बढ़ते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, अंडस्को, अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग और लस्टी होगा, और तुम प्रेग्नेंट भी नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। फिर वो अमायरा के कान में कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर अमायरा जल्दी से प्रोटेक्शन को फेंकते हुए शर्माकर बोली, अंडस्को, छी। तंश तुरंत अमायरा पर झपटते हुए बोला, अंडस्को, वाइफी, मेरे लिए 20 काफ़ी है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता मैं कब तक सर्टिफाई हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा शर्माने के साथ साथ घबरा गई। वो हकलाते हुए बोली, अंडस्को, मैं नहीं लाई इसे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा प्रोटेक्शन के बारे में जानकर शर्मा गई। वो भी एक नहीं बल्कि 50 पैकेट यहाँ मौजूद थे। वो कहीं मर जाना चाहती थी इस वक्त। उसने तिरछी नज़रों से तंश को देखा जो उसका शिकार करने को तैयार था। अमायरा डरकर उसके पैर पर किक करती है, फिर उसकी पकड़ से आज़ाद होते ही वो खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। वो बहुत डर गई थी क्योंकि जिस तरीके से तंश उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था, अमायरा को लगा नहीं था कि कल तक वो जिंदा बचेगी। ऊपर से उसे अब शर्म आ रही थी। वही रूम में तंश गुस्से से अपने पैर को देख रहा था जिसे अमायरा ने किक किया। वो अमायरा के पीछे जाकर उसके साथ रिलेशन बनाना चाहता था, पर तभी एक कॉल उसके पास आया। पर तंश अपनी दीवानगी में चूर वॉशरूम के गेट को तोड़ने वाला था कि एक बार फिर फोन बजा। तंश गुस्से में कॉल रिसीव करके जैसे ही चिल्लाने वाला था कि तभी दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर तंश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह अमायरा के बारे में कॉल था, इसलिए तंश एग्रेसिव होकर एक बार वॉशरूम के डोर को देखता है, फिर जोरदार लात मारते हुए रूम से बाहर चला गया। अमायरा तो डर गई थी अंदर इतनी तेज आवाज सुनकर। रात के 2 बजे तंश जैसे ही अपने रूम में आया, उसने देखा अमायरा बेड पर एकदम कोने में सो रही थी, लेकिन ये बेड नया था। वो उसे गुस्से में घूरते हुए आकर बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह अमायरा को लग रहा था कि आज वो जल्दी उठ गई थी। वो पूरे बेड पर फैलकर सो रही थी। उसका सर बेड के एकदम कोने में लटक रहा था और उसके दोनों पैर तंश के ऊपर थे। अमायरा के कपड़े भी काफी ज्यादा अस्त व्यस्त थे। तंश को शर्टलेस सोने की आदत थी,
इसी वजह से वह आज भी शर्टलेस होकर लेटा हुआ था। उसकी नींद सुबह के 4 बजे ही खुल गई थी, मगर फिर भी वह लेटा हुआ था। तंश किसी गहरी सोच में गुम था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, मगर उसकी आंखों में दीवानगी झलक रही थी। तभी तंश के सीने पर अमायरा का राइट पैर लगता है, जिसे वह नींद में ही बार बार हिला रही थी। अमायरा की इस हरकत पर तंश घूर के उसकी तरफ देखता है, तो उसे यूं बेग तरीके से सोते हुए देखकर उसकी एक आईब्रो ऊपर हो जाती है। तभी अमायरा ने नींद में ही अपने पैर को थोड़ा और ऊपर किया, तो उसका पैर तंश के चेहरे से टकरा गया। पर अमायरा का पैर जैसे ही तंश के चेहरे के ऊपर आने वाला था, तंश कस के उसके पैर को पकड़कर गुस्से में उसे देखता है। मगर अमायरा फिर कसम साने लगी और नींद में ही अपने पैरों को छुड़ाने लगी। पर तंश उसके पैरों को अपने होठों के पास ले जाकर उसे जोर से बाइट कर लेता है। उसके बाइट करने से अमायरा के गोरे पैरों पर लाल निशान पड़ गए। उस दर्द से ही अमायरा की आंखें खुल गई, पर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसे सीधा फर्श नजर आया, तो वह कंफ्यूज हो गई। मगर जब उसने देखा कि वह बेड के नीचे लटक कर सो रही है, तो एक झटके से उठ गई। ये देखकर तंश जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। अमायरा की हिम्मत नहीं हो रही थी तंश को देखने की, क्योंकि कल रात जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसकी सारी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। वह इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केवल को ठहरा रही थी, जिसने उसके साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया था और प्रोटेक्शन का बुरा बॉक्स उसके घर भिजवा दिया था। अमायरा तंश की आंखों को देखते हुए उसके होठों को देखती हैं, जो कि एकदम परफेक्ट शेप के थे। उसके बाद अमायरा की नज़र तंश के सख्त और मस्कुलर बॉडी पर पड़ी। तंश एकदम परफेक्ट था। इस तरह अगर कोई और लड़की उसे देखती तो पागल हो जाती। पागल तो अमायरा भी हो रही थी, मगर कल रात जो हुआ था उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी तंश को फेस करने की। अमायरा घबराते हुए मन में बोली, इससे पहले कि ये लस्टी मॉन्स्टर उठे, मुझे कॉलेज भाग जाना चाहिए। इतना सोचते ही वह जल्दी से लड़खड़ाते हुए कदमों से बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ भागने लगी। मगर तंश कहीं जग ना जाए इस चक्कर में वो घबराई हुई थी। इसी घबराहट में वह मुंह केवल जमीन पर धम से गिर गई। उसने मुड़कर देखा तो तंश अभी भी सो रहा था। ये देखकर उसने राहत की सांस ली और उठकर वॉशरूम के अंदर भाग गई। वो डोर अंदर से बंद करके राहत की सांस लेती है। उसके चेहरे से तो घबराहट के मारे पसीना निकल रहा था, मगर फिर अमायरा गुस्से में बोली, केवल मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने जो मेरे साथ किया ना, उसके बाद तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। वही तंश अमायरा की इस हरकत पर डेविल स्माइल करने लगा। वह अपनी काली गहरी और रहस्यमयी आंखों से वॉशरूम के दरवाजे को एकटक देख रहा था। अमायरा को अपना बनाने का जुनून उसने बढ़ रहा था। फिर उठकर स्टडी रूम के वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद अमायरा ब्लैक कलर की हॉट पैंट और रेड कलर की हुडी पहनकर रूम से बाहर निकली। उसने अपने बालों की एक पोनीटेल बनाई हुई थी और पैरों में वाइट कलर के शूज पहने हुए थे। उसने बैग भी टंगा हुआ था। वह बहुत ही ज्यादा क्यूट और खूबसूरत लग रही थी। अमायरा स्टडी रूम की तरफ झांक कर देखती है, जो बंद था, क्योंकि तंश रूम में नहीं था। ये देखकर वह समझ गई, जरूर तंश स्टडी रूम में गया होगा। जब उसने देखा तंश नहीं आया, तो अमायरा एक गहरी सांस लेकर खुश होकर बोली, इससे पहले मिस्टर लाइफलाइन आए, मुझे भगाना होगा। इस केवल के कारण मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। एक काम करती हूँ, आज कॉलेज के बाद सीधे सासू माँ के पास चली जाती हूँ। इतना सोचते ही अमायरा सीढ़ियों से उतरते हुए जल्दी जल्दी जाने लगी। मगर तभी जय, जो कॉलेज के लिए तैयार बैठा था, उसने अमायरा को यूं घबराते हुए देखकर उससे पूछा, अमायरा क्या कल रात कुछ हुआ था? कल रात के जिक्र से ही अमायरा इतनी नर्वस हो गई कि वह लास्ट सीढ़ी पर ही फिसल गई और धड़ाम से नीचे गिर गई। अमायरा को इस बार अपने घुटने में बहुत तेज दर्द हुआ। जय उसे उठाने के लिए जल्दी से उसके पास आया, मगर अमायरा अपनी जगह पर खड़ी होकर घबराते हुए बोली, क्या हुआ?
कल रात कुछ भी तो नहीं हुआ। आप ऐसे ही बोल रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया। जय उसे अपनी शक भरी नजरों से देखते हुए बोला। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि तुमने कुछ किया है। लेकिन अब मैं पूछता हूँ, क्या तुमने कुछ किया है? क्योंकि तुम बहुत घबराई हुई नजर आ रही हो। अमायरा घबराते हुए बोली, कुछ भी नहीं। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मैं जा रही हूँ। इतना कहते ही वह भागने लगी। मगर तभी तंश आ गया। तंश ने ब्लैक पेंट और ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल एकदम जेल से सेट थे और चेहरे पर एक मास्क लगा था। वह बहुत ही डोमिनेटिंग मगर हैंडसम लग रहा था। उसने देखा अमायरा इतनी जल्दी में और बिना खाए ही जा रही है, तो उसने अपनी डोमिनेटिंग वॉइस में उसे रोकते हुए बोला, स्टॉप वाइफी। तंश शैतानी मुस्कुराहट के साथ अमायरा को देख रहा था। उसकी आंखों में एक एविल चमक थी। वही अमायरा उसकी आवाज से ही अंदर तक हिल गई। उसका दिल और भी जोरों से धड़कने लगा। अमायरा को ऐसा लगा जैसे कि उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। उसे तंश की आंखों की खुद पर बहुत ही ज्यादा महसूस हो रही थी। वो कसके अपनी हुडी को पकड़ लेती है। जय कभी अमायरा को देखता है तो कभी तंश को। पता नहीं क्यों, पर उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी और वह दोनों को घूरते हुए कुछ जानने की कोशिश कर रहा था। फिर जय डेविल इस्तेमाल करके मन में बोला, लगता है मुझे ये बात भाइयों को बतानी पड़ेगी कि इस तंश के बच्चे के दिल के भीतर तार धीरे धीरे हिल रहे हैं। पता करना पड़ेगा कल रात को क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जिंदल हाउस। किया जी आज उस जगह पर जा रही थी जहां पर अमायरा ने अपना बचपन गुजारा था। उन्हें गलतफहमी थी कि हमारा प्रेग्नेंट है, इसलिए वह उससे रिलेटेड कई सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहती थी और उस लड़के को भी सबके सामने लाना चाहती थी जिसने अमायरा को प्रेग्नेंट किया। वह बहुत ही ज्यादा खुश थी। किया जी तैयार होने के बाद जिंदल विला से निकल जाती हैं। तभी स्माइली मिसेज जिंदल के साथ अपने रूम से बाहर आई, क्योंकि मिसेज जिंदल मिस्टर जिंदल से बहुत नाराज थी। वह स्माइली के साथ आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त हर्ष और मिस्टर जिंदल बैठे हुए थे। दोनों ही मिलिट्री मैन के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, मगर एक डरावना ऑरा उन्हें घेरे हुए था। मिसेज जिंदल प्यार से स्माइली से बोली, स्माइली जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलूंगी। स्माइली खुश होकर बोली, दादी क्या कूल मम्मा भी हमारे साथ चलेंगी। दादी स्माइली को कूल मम्मा छे मिलना है। इतना कहता ही स्माइली एक्साइटमेंट से मिसेज जिंदल को देखती हैं। मिसेज जिंदल खुश होकर बोली, ठीक है, मैं उसे भी बुला लूंगी, फिर हम तीनों चलेंगे। वही हर्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानता था कि स्माइली हर लड़की में अपनी माँ को ढूंढती थी, पर उसे पता नहीं था कि वो कूल मम्मा किसे कहती है। हर्ष रूखेपन से स्माइली से बोला, अब तुमने किसे अपनी मम्मा बना लिया है? कितनी बार कहूँ तुम्हारे पास माँ नहीं है, और तुम्हारे डिसिप्लिन कहाँ गए? क्या मैंने तुम्हें यही सब सिखाया है? उसकी इतनी डरावनी आवाज सुनकर स्माइली डर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह अपना सिर नीचे कर लेती है, मगर उसने बड़बड़ा कर कहा, डैडी छब छह गंदे हैं। स्माइली को केवल डैडी नंबर 2, 3, 4 पसंद है। उसके इस तरह बोलने से हर्ष गुस्से में बोला, स्माइली बिहेव योरसेल्फ। मिसेज जिंदल जब देखती है कि हर्ष कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहा है, तो वो उसे चुप कराकर बोली, तुम भी बिल्कुल अपने पिता की तरह ही हो, पत्थर दिल। रुला दिया मेरी बच्ची को। इतना कहते ही वह स्माइली को अपने गले से लगाकर उसे चुप कराने लगी, जो बुरी तरह रो रही थी। मिसेज जिंदल ने देखा हर्ष कैसे स्माइली को रुलाने के बाद आराम से खाना खा रहा था, और उनके हस्बैंड भी यही कर रहे थे। फिर दोनों आराम से खाना खाने के बाद एक दूसरे से बातें करते हुए सोफे पर जाकर बैठ गए। मिसेज जिंदल को बहुत गुस्सा आया। वो किसी तरह से स्माइली को खाना खिलाकर रूम में जाने लगी। तभी मिस्टर जिंदल अपनी कड़क आवाज में ऑर्डर देते हैं, अपने बिगड़े बेटे से कह दो शाम को मुझसे मिले।
मिसेज जिंदल हल्के गुस्से में बोली, हाँ, ताकि आप उसे जी भर के डांटे और मार सके। इतना कहते ही वह भागते हुए चली गई, क्योंकि मिस्टर जिंदल बहुत ज्यादा ही गुस्से में उन्हें देख रहे थे। वही अमायरा बैक सीट पर बैठी थी। तंश ड्राइविंग कर रहा था और जय पैसेंजर सीट पर बैठा था। अमायरा की नजरें झुकी हुई थी। वो अपने हाथों को मसल रही थी और बार बार सामने मिरर में तंश को देख रही थी। पर अमायरा की किस्मत इतनी खराब थी कि जब भी वह मिरर में देखती तो तंश उसे ही देख रहा होता है। तंश की आंखों में एक ऐसी कशिश, दीवानगी थी कि अमायरा चाहकर भी उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। मगर ऐसा लग रहा था जैसे तंश उसे आंखों ही आंखों में चिढ़ा भी रहा हो, जिस कारण अमायरा बार बार खुद कोस रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही उनकी कार कॉलेज के पार्किंग एरिया में रुकती है, अमायरा ने तंश का इंतजार नहीं किया और कार से अपना बैग लेते हुए क्लासरूम की तरफ भाग गई। उसे इस तरह भागते हुए देखकर जय ने हैरानी से पूछा, तंश कल रात ऐसा क्या हुआ था? पर तंश ने कोई जवाब नहीं दिया और अमायरा को दीवानगी से देखते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। जब उसने देखा कि अमायरा अपनी क्लास में पहुंच गई है तो वह अपनी क्लास में चला गया। जय बस बेवकूफ़ों की तरह हम दोनों को देखता रहा। आज भी मैथ के प्रोफेसर ही आए थे सबसे पहले क्लास लेने। वह अमायरा को बिल्कुल नहीं देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तंश ने शायद उनके साथ अकेले में कुछ किया है। ये देखकर अमायरा को फिर से कल रात की बात याद आ गई, तो उसका चेहरा फिर से टमाटर की तरह लाल हो गया। वो अब खुद को तंश के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ तनिष्क इस वक्त अस्पताल के एक वार्ड में बैठा हुआ था। वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वार्ड के बेड पर 2 आदमियों को बंद के रखा गया था। ये दोनों वही थे जिन्होंने अमायरा के ऊपर तेजाब फेंकने की कोशिश की थी। तंश ने उन्हें इतनी बुरी तरह सजा दी थी कि बेचारे अभी भी तड़प रहे थे। पर आगे उन्हें तड़पाने का काम तंश ने ही तनिष्क को दिया था। तनिष्क ने उन्हें एक ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे उनकी बॉडी अंदर ही अंदर जल रही थी और उनके हाथ भी बेड से बंधे हुए थे ताकि वह बेड से चाहकर भी उठ ना पाए। उन्हें इतना ज्यादा चिल्लाते देख तनिष्क को बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि वह भी हद से ज्यादा क्रूर था। इनफैक्ट जिंदल खानदान के सारे मर्द एक जैसे थे। क्वालिटी में उनका कोई मुकाबला नहीं था। तभी तनिष्क के बगल में खड़े विश्वास ने थोड़ा डरते हुए पूछा, सर आगे क्या करना है? तनिष्क हल्का सा मुस्कुराया, फिर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, ऑपरेशन। अब मैं एक डॉक्टर हूँ तो ऑपरेशन ही करूँगा ना, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है किस मरीज को किस वक्त पर कैसी दवा देनी चाहिए। ये सुनकर विश्वास के पैर कांपने लगे। बेचारा काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि तनिष्क भी ताश से कम खतरनाक नहीं था। दोपहर के 2 बजे डांस कंपटीशन बस एक हफ्ते में ही होने वाला था। अमायरा प्रैक्टिस के लिए कॉलेज से डांस रूम में चली गई। वो रूम बहुत बड़ा था और उसके एक तरफ बहुत भीड़ लगा हुआ था। कई बच्चे वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे। अमायरा को देखते ही सभी बच्चों की नज़र उस पर चली गई। उसमें से कुछ बच्चे तो उसका मजाक उड़ाते हुए उसे देखने लगे। सीनियर लड़की जिसने कल अमायरा का नाम डांस कंपटीशन में लिखी था, उसका नाम शिवानी था। शिवानी एक नंबर की घमंडी और बदतमीज लड़की थी, क्योंकि वह बहुत अमीर परिवार से आई थी, पर वह डांस में बहुत अच्छी थी और वह आलिया की दोस्त भी थी। शिवानी अमायरा के पास आती है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, वैसे मैंने सुना है तुम गांव में रहती थी और अभी ही शहर आई हो। उस हिसाब से तो तुम्हें केवल खाना बनाना, बर्तन धोना और घर के काम ही आना चाहिए। क्या तुम्हें डांस आता भी है? उसकी बात सुनकर शिवानी के सभी दोस्त हंसने लगे, मगर अमायरा का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। उसने अपने हाथ बांध लिए, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम्हें कैसे पता कि गांव के लोग यही काम करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले तुम भी यही सब करती रही हो? इस बार अमायरा की बात सुनकर सबकी आंखें गुस्से में लाल हो गई, मगर मिनी जो अभी अभी वहां आई थी उसकी हंसी निकल गई। सभी उसे गुस्से से देखते हैं
तो शिवानी गुस्से में बोली, मिनी दांत दिखाना बंद करोगी या तुम मुझे भूल चुकी हो और मेरी सजा को भी। ये सुनते ही मिनी के चेहरे पर डर झलकने लगा, क्योंकि शिवानी उसे अक्सर बहुत परेशान करती थी। उसे वॉशरूम में ले जाकर उसे बहुत टॉर्चर करती थी। मिनी को डर था कि उसकी प्रेगनेंसी के बारे में कहीं शिवानी को ना पता चल जाए, इसलिए वह डरकर अपना सर झुका लेती है। लेकिन अमायरा ने सिर नहीं झुकाया। ये देखकर शिवानी गुस्सा हो गई। 17 अमायरा एक्सप्रेशनलेस भाव से एकटक सामने शिवानी को देख रही थी, जो मिनी को खतरनाक तरीके से घूर रही थी। मिनी अपने कदम पीछे लेने लगती है। ये देखकर शिवानी एकदम से उसके हाथ को पकड़कर उसे अंदर की तरफ धक्का देते हुए बोली, एक काम करो, तुम हम सबको डांस करके दिखाओ, वह भी सेक्सी डांस। शिवानी ने मिनी को इतनी देर धक्का दिया था कि वह आगे की तरफ गिरने लगी। मिनी बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसे पता था कि वह प्रेग्नेंट है और अगर इस तरह वह जमीन पर गिरी तो जरूर उसके बच्चों को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए वह जल्दी से अपने दोनों हाथ को अपने पेट पर रख लेती है और घबराते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसे लगा था वो आज अपने बच्चे को नहीं बचा पाएगी, मगर तभी उसे एहसास हुआ किसी ने उसके कंधे को मजबूती से पकड़ा था। यह एहसास होते ही मिनी अपनी आंखों को खोलकर डरी हुई नजरों से ऊपर देखती है, तो उसे अमायरा नजर आई, जिसके चेहरे पर बहुत ही गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे। मिनी को ठीक से खड़ा करते हुए अमायरा ने बड़े आराम से पूछा, क्या तुम ठीक हो? मिनी का पूरा शरीर कांप रहा था। वह अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए डर कर बोली, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मिनी अपना सर झुका लेती है, क्योंकि उसे डर था कहीं उसकी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को पता ना चल जाए, वरना सभी उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे। शिवानी ने देखा कि अमायरा ने मिनी को बचा लिया, तो वह गुस्से में भर गई और अमायरा को उंगली दिखाते हुए बोली, आज तक मैंने जिसे भी परेशान किया है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे बचाने की, मगर तुमने इसे बचाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए अब इसकी वजह तुम हमारे सामने मुजरा करो, वह भी आधे अधूरे कपड़ों में। इतना कहते हैं वह डेविल स्माइल करते हुए अपनी एक दोस्त से बोली, जाओ और जाकर हमारे क्लास के सभी लड़कों को बुलाकर लाओ। यह मुजरा करेगी तो जरूर, मगर सभी लड़कों के सामने, और हम इसका वीडियो भी बनाएंगे। शिवानी की बात सुनकर सभी अमायरा पर हंसने लगते हैं। मिनी तुरंत घबराते हुए बोली, शिवानी देखो, तुम इस समय अमायरा को मत घसीटो। क्या तुम तंज को नाराज करना चाहती हो? तंज के जिक्र से ही शिवानी गुस्से में भर गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी ब्लडी बीच। इतना कहते ही वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, मगर अमायरा उसके हाथ बीच में ही रोक देती है। फिर अमायरा उसकी कलाई को मरोड़ते हुए मुस्कुराकर बोली, वैसे शिवानी, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, तो क्यों ना तुम हम लोग को डांस सिखाओ। वैसे मुझे कई सारे स्टेप्स नहीं आते हैं, पर अगर तुम सिखाओगी तो मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी लन हूँ। भले ही वह आराम से कह रही थी, मगर उसकी पकड़ शिवानी के हाथों पर बहुत ही ज्यादा कसी रही थी। उसने शिवानी के हाथ की उसने कस के दबाया हुआ था, जिससे शिवानी को बहुत पेन होता है। शिवानी से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर वह अपनी बेइज्जती भी नहीं करवाना चाहती थी, पर दर्द के आगे वह हार गई और अगले पर वो जमीन पर पड़ी दर्द से कराह रही थी। सभी अमायरा के इस हरकत से सभी डर गए, क्योंकि सभी ने सुना था कि कैसे अमायरा ने कुछ दिन पहले ही अपने क्लास के बच्चों को बेरहमी से पीटा था। यहाँ तक कि लड़के भी उससे जीत नहीं पाए थे, इसलिए सभी डर कर पीछे हो गए। अमायरा जमीन पर बैठी और बड़े ही प्यार से शिवानी के गालों को दबाते हुए मुस्कुरा कर बोली, लोग सही कहते हैं, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, और तुम उसी कुत्ते में से एक हो, और अमायरा रायचंद कुत्तों के मुंह नहीं लगती। इतना कहते ही उसके गालों को बेरहमी से झटकते हुए मिनी को देखती हैं। अमायरा को थोड़ा थोड़ा शक था कि मिनी के पेट में जो बच्चा है वह तंश या जिंदल खानदान से रिलेटेड है, इसलिए वह मिनी के करीब रहना चाहती थी और सब पता करना चाहती थी।
अमायरा अभी यहाँ इन लोगों के साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहती थी। वो मिनी के हाथ को पकड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। मगर शिवानी तभी गुस्से में बोली, अमायरा देखना मैं तुम्हें इस डांस कंपटीशन में कैसे हारती हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझसे बेट लगाओ। अगर मैं जीत गई तो तुम तंज को छोड़ दोगी और उससे कहोगी कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। यही नहीं, तुम पूरे कॉलेज के सामने घुटने टेककर मुझसे माफ़ी मांगोगी और यह कॉलेज छोड़कर चली जाओगी। अमायरा रुकी। उसे गुस्सा तो बहुत आया, मगर कुछ सोचकर अचानक ही वो खतरनाक तरीके से मुस्कुरा कर बोली, चैलेंज एक्सेप्टेड। क्योंकि अमायरा रायचंद को चैलेंज बहुत पसंद है। पर अगर तुम हारी तो तुम्हें जिंदगी भर मेरा नौकर बन के रहना होगा। यही नहीं, पूरे कॉलेज के सामने माफ़ी मांगने के साथ साथ मुझे तुम्हारे डैड की कंपनी के पूरे 50% शेयर चाहिए। बोलो मंजूर है। अमायरा ने जानबूझकर यह शर्त रखी थी क्योंकि उसे याद आ था पिछले जन्म में शिवानी के फैमिली ने घटिया साजिश संयंत्र रच के मिनी को परेशान किया था, उसे मरने तक पर मजबूर किया था, वह भी सिर्फ पैसों के लिए। इसलिए अभी से ही वो धीरे धीरे उनके सभी पैसों को ले लेना चाहती थी। उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो 1 मिनट में सब कुछ अपना नाम करवा लेती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शिवानी को बहुत घमंड था। वह हंसते हुए बोली, मुझे मंजूर है, क्योंकि हारना तो तुम ही वाली हो। पर याद रहे, यह एक पार्टनर डांस कंपटीशन है, तो जाओ और अपने लिए कोई ढंग का पार्टनर ढूंढ कर लाओ। इतना कहते ही उसके होठों पर जहरीली मुस्कान आ गई, मगर अमायरा उसे इग्नोर करते हुए मिनी के साथ चली गई। मिनी बहुत ही डरी हुई थी। उसने एकदम से अमायरा से सवाल किया, क्या तुम पागल हो गई हो जो तुमने ऐसी बैट लगाए? साफ पता चलता है कि तंज तुम्हारी कितनी फिक्र करता है, तुमसे प्यार करता है। क्या तुम ऐसे ही तंज को उसे दे दोगी? अमायरा रुकी और रहस्यमय तरीके से मुस्कुराकर मिनी की आंखों में देखते हुए माफिया स्टाइल में बोली, अमायरा रायचंद अपनी चीजों पर किसी का हक बर्दाश्त नहीं करती। और यहाँ तो ये लड़की मेरे हस्बैंड पर नजर डाल रही है। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगी? कैसा रहेगा अगर मैं डांस कंपटीशन में पूरे कॉलेज और दुनिया वालों के सामने इसकी इज्जत उतार दूं? इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। मगर मिनी कंफ्यूज थी, अमायरा के कहने का मतलब क्या था। मिनी को शिमला ट्रिप पर ही पता चल चुका था कि तंज अमायरा का हस्बैंड है, पर उसने इस बात को सीक्रेट ही रखा था। मिनी अपने चेहरे पर चिंता लिए जाती हुई अमायरा को देखकर बोली, ये लड़की सच में पागल है, खतरों से खेल रही है। यह अपने हस्बैंड को बैट पर कैसे लगा सकती है? पर मिनी नहीं जानती थी अमायरा ने तक को इसलिए बैट पर लगा दिया क्योंकि शिवानी की नज़र तंज पर थी, जो कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उस कंपटीशन में शिवानी के घमंड के साथ साथ उसकी फैमिली को भी खत्म कर देना चाहती थी और अपनी एक न बनने वाली सौतन को भी। अमायरा का दोबारा जन्म हुआ था, इसलिए उसे अच्छे से पता था आज कौन सी क्लासेस चलने वाली है और उसे सारा सिलेबस बहुत अच्छे से याद भी था। इसलिए वह पूरे कॉलेज में बस टहल रही थी। वह कैंटीन के साइड जाते हुए खुद में बड़बड़ाई, समझ नहीं आता मिस्टर लाइफलाइन हर वक्त अपने चेहरे को छुपा कर रखते हैं, उसके बावजूद यह मधुमक्खियां उनके पीछे क्यों मंडराती रहती हैं? सबको मेरा हस्बैंड ही क्यों चाहिए? पहले वह आलिया और अब ये शिवानी, इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते ही जैसे हो कैंटीन में पहुंची चौंक गई, क्योंकि उसके सामने एक जाना पहचाना इंसान था, जिसे देखते ही अमायरा उस इंसान को जान से मार देना चाहती थी। उसने देखा कोई भी उसे नहीं देख रहा है, तो चुपके से अपने वॉच से एक छोटे पिन निकलाती है और उसे उस आदमी के ऊपर फेंक देती है। वो पिन सीधा उसे आदमी के हाथ पर लगी और वह आदमी दर्द से तड़प उठा। तंज एक जरूरी काम से अपने ऑफिस चला गया था। वो इस वक्त एक्सप्रेशन लेस भाव से एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था और वह अपनी रोलिंग चेयर को हल्के हल्के से हिला रहा था। पूरे मीटिंग रूम में शांति छाई हुई थी।
तंश के अलावा उस मीटिंग रूम में शौर्य और उसके साथ एक और 40 साल का बिजनेसमैन मौजूद था। 2 घंटे तक मीटिंग करने के बाद उस 40 साल के बिजनेसमैन, जिसका नाम मिस्टर देसाई था, उन्होंने तंश की चापलूसी करते हुए कहा, मिस्टर टीजे, मुझे उम्मीद है आपको मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। इस पर तंश बेरहमी से मुस्कुराते हुए बोला, व्हाट डू यू थिंक? विद दिस क्रेजी आइडिया ऑफ योर्स, आई वुड बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू। आपको क्या लगता है? आपके इस बेहुदा आइडिया के साथ मैं आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड होऊंगा। कोष्टक। ये सुनते ही मिस्टर देसाई के चेहरे का रंग बदल गया। वह घबराते हुए बोले, मिस्टर टीजे, ऐसा मत करिए। इस प्रोजेक्ट में मैं काफ़ी वक्त से काम कर रहा हूँ। पर तंश उसे और शौर्य को बिना देखे ही बोला, आई डोंट केयर। इतना कहते ही वजह से ही दरवाजे के पास पहुंचा। अचानक शौर्य अपनी दमदार आवाज में बोला, वैसे मैंने सुना था कि टीजे बहुत ही हार्टलेस इंसान है। आज देख भी लिया, मुझे तो इस प्रोजेक्ट में कोई भी कमी नहीं लग रही। ये सुनकर टीजे यानी तंश खतरनाक तरीके से मुस्कुरा कर जवाब देता है, सो यू कैन कंटिन्यू दिस प्रोजेक्ट। इतना कहते ही वो वहां से चला गया। मगर शौर्य के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही खतरनाक हो गए, क्योंकि उसे टीजे से नफरत थी। टीजे ने इतनी कम उम्र में ही इतना कुछ हासिल कर लिया था। वह सिर्फ 23 साल का था, इसलिए शौर्य को उससे जलन होती थी और वो गुस्से में बोला, एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। और पता नहीं तुम उस रात कैसे उस हमले से बच गए। इतना कहते ही वह अपनी आंखों में नफरत लिए दरवाजे की तरफ देखने लगता है। जी हाँ, उस रात जब टीजे पर जानलेवा हमला हुआ था और अमायरा ने उसकी जान बचाई थी। हमले में शौर्य भी मिला हुआ था, पर वह असली मास्टरमाइंड नहीं था। तंश जैसे ही अपने केबिन में पहुंचा, उसने देखा वहां पर जय और तनिष्क मौजूद है। तंश दोनों को इग्नोर करते हुए जाकर अपने चेयर पर बैठ गया। तभी तनिष्क मजाक में बोला, तो बताइए टीजे भाई साहब, आपका पैर कैसा है? वैसे मैंने सुना है कल रात तुम्हारे रूम का बेड टूट गया था। जय भी तंश का मजाक उड़ाते हुए बोला, वैसे छोटे, तुम हमेशा लड़कियों से दूर रहते थे। तुम्हें किसी भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या तुमने रात को सब सही से किया? मेरा मतलब तुम्हें पता तो है ना कि इंटीमेट कैसे होते हैं, या फिर तुम बेड पर उसे ताइक्वांडो सिखा रहे थे, जो पूरा बेड भी टूट गया। इतना कहते ही तनिष्क और जय एक दूसरे को हाई फाई देते हुए हंसने लगे। तंश बेहद गुस्से में उन्हें घूरते हुए बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ सोकर बताऊं कि मुझे वह सब आता है या नहीं? जय उसे इतना चिढ़ते हुए देखकर हंसकर बोला, छोटे देख, हम सब भाई हैं, शर्माने की जरूरत नहीं है, हमें बता दो। और वैसे भी आजकल इंटरनेट का जमाना है, गूगल पर सब मिलेगा, एक बार सर्च कर लो, गूगल तुम्हें पूरी डिटेल में बताएगा कि वो सब कैसे करते हैं। तंश का पारा हाई हो गया। वो पेपर वेट उठाकर जय के ऊपर फेंकते हुए कहा, तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का बड़े भाई। तनिष्क मुस्कुराकर बोलता है, कहीं कल रात को तुम कुछ कर नहीं पाए, इसलिए गुस्से में तो नहीं हो? एक मिनट, मुझे कभी कभी शक होता है कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है बेड पर तुम अमायरा को खुश ना कर पाए हो और उसने तुम्हें पीट दिया हो, शायद इसलिए बेड टूट गया। तनिष्क और जय लगातार तंश का मजाक उड़ा रहे थे। तंश गुस्से में उठा और अपने स्लीव्स मोड़ते हुए एक मुक्का जय को मारता है। वो दोनों बुरी तरह लड़ने लगे थे। उन दोनों को रोकने के लिए तनिष्क के बीच में आ गया। इस खींचातानी में उनके शर्ट के बटन टूट गए और तीनों ही धम से सोफे पर गिर गया। उसी वक्त केबिन का डोर ओपन हुआ। केबिन के डोर ओपन होने की आवाज सुनते ही तीनों पलट कर देखते हैं तो चौंक जाते हैं। तभी डोर के पास खड़ा आदमी, जो एकदम दमदार पर्सनैलिटी वाला था, उसने गहरी आवाज में कहा, भाइयों के बीच करीबी अच्छी है, मगर इस तरह की करीबी गलतफहमी पैदा कर सकती है। इतना कहते ही वह घूर के तीनों को देखता है। तीनों के ही शर्ट के बटन खुले हुए थे और तीनों में एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे, जो एक गलत सिग्नल दे रहा था, जैसे जय, तनिष्क और तंश तीनों रोमांटिक रिलेशन में हो।
पर आधे ऑफिस को भी यही लगता था कि उनके बॉस टीजे का 2 लड़कों के साथ संबंध है। तंश जल्दी से तनिष्क और जय को खुद से अलग करते हुए खड़ा हो गया और गुस्से में हर्ष से बोला, यह मेरा ऑफिस है, कोई धर्मशाला नहीं जो सब मुंह उठाकर आ गए। तंश ने इतना कहा ही था कि तभी विश्वास भागते हुए केबिन के अंदर आया और उसने घबराते हुए कहा, प्रेसिडेंट, उस माफिया के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पता चली है। अभी तक जो माहौल थोड़ा सा हल्का था वो माफिया शब्द से ही डरावना माहौल हो गया। तंश की आंखों में एक एविल चमक थी, उसके साथ साथ नफरत और किसी को भी मार देने की चाहत। तंश का चेहरा भी एक्सप्रेशन लेस हो गया था। तनिष्क और जय एक दूसरे को देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ कैंटीन में कोई और नहीं बल्कि केवल था, पर केवल की हरकत से अमायरा गुस्से में थी। उसने केवल को बहुत पीटा। जब वो दोनों कॉलेज से बाहर कुछ ही दूरी पर सड़क पर खड़े थे तभी कुछ पुलिस वाले वहां घूम रहे थे और अमायरा ने केवल को सबक सिखाने के लिए उस पर इल्जाम लगा दिया कि उसने उसे छेड़ा है। बेचारे केवल को बेवजह ही पुलिस उठा ले गई। केवल इस वक्त लॉकअप में बंद था। तभी उसकी वॉच में एक सिग्नल आता है। उसके कान में बहुत ही छोटे से ब्लूटूथ लगे थे जो किसी को दिखे भी ना। उसमें से कुछ कहा गया जिसे सुनकर केवल परेशान होकर बोला, व्हाट? अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जीजा जी को अमायरा की सच्चाई नहीं पता चल सकती। अगर उन्हें सच्चाई पता चल गई तो पता नहीं वह अमायरा के साथ क्या करेंगे। मुझे किसी की फिक्र नहीं, मुझे बस अमायरा की फिक्र है। अगर किसी ने भी उसे हाथ लगाया तो मैं सबको जान से मार दूंगा, भले ही मुझे ही क्यों ना मरना पड़े। इतना कहते ही केवल गुस्से में लाल पीला नीला हो गया। अब उसे कैसे भी करके बाहर निकलना था। वह सलाखों को पकड़कर गुस्से में बोला, इंस्पेक्टर, मुझे बाहर निकालो अभी के अभी, वरना अच्छा नहीं होगा। उस इंस्पेक्टर ने केवल पर ध्यान नहीं दिया, मगर केवल चुप नहीं बैठ सकता था। उसने एक जोरदार केक सलाखों को मारा तो इंस्पेक्टर गुस्से में ताला खोलकर अंदर जाकर उसे मारने वाला था, मगर केवल ने ही उनकी बंदूक छीन ली और गन उनके ऊपर तानकर पुलिस स्टेशन से भाग किया। अमायरा घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक फ्लावर शॉप मिली। उसे रेड कलर के फ्लावर बहुत पसंद है तो उसने उसे तंश के लिए खरीद लिया ताकि इस पर वह डांस कंपटीशन के बारे में उससे बात कर सके और उसे मना सके। अमायरा उस फ्लावर को लेकर पैदल घर की तरफ जाते हुए मुस्कुरा कर बोली, मिस्टर लाइफलाइन को मैं भले ही कल रात नहीं मना पाई, मगर आज मना लूंगी। आज तक उसे किसी ने भी गिफ्ट नहीं दिया तो इस फ्लावर को देखकर वो कैसे रिएक्ट करेगा। इतना कहते ही वह तंश के एक्सप्रेशन के बारे में सोचने लगी। फिर मुंह बनाकर बोली, जरूर सड़ा गला सा एक्सप्रेशन ही बनाएगा, वह सड़ू कहीं का। अमायरा खुशी खुशी विला की तरफ जा रही थी। उसका फोन लगातार बज रहा था मगर वो उसे इग्नोर कर रही थी। यहाँ तक कि उसने जो वॉच पहनी थी उस पर भी एक सिग्नल आ रहा था। अमायरा ने उस सिग्नल को इग्नोर करके हल्के गुस्से में बोला, क्या ये लोग कोई काम ठीक से संभाल नहीं सकते जो मुझे सिग्नल भेज रहे हैं? लेकिन मैंने इन्हें अच्छे से बताया, मैं 1 महीने तक फुल आराम करूंगी और मुझे कोई कांटेक्ट मत करना। इतना कहते ही वह अपनी वॉच के सिग्नल को इग्नोर करते हुए विला के लिए निकल गई। अमायरा जैसे ही विला पहुंची तभी उसके पास तंश कॉल आया। तंश का कॉल देखकर अमायरा बहुत खुश हो गई। उसने कॉल उठाया और एक्साइटेड होकर बोली, मिस्टर लाइफलाइन, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें कॉलेज में ढूंढा था पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। इतना कहते ही वह मुंह बना लेती छोटे बच्चों की तरह। तभी दूसरी तरफ से तंश ने कुछ कहा जिसे सुनकर अमायरा मुंह फुलाते हुए बोली, तुम भी ना, तुम ये बात पहले नहीं बता सकते थे, पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊंगी। इतना कहते ही वह कॉल कट करती है। उसने ध्यान नहीं दिया था, तंश की आवाज में कुछ अजीब था। 18 अमायरा अपने हाथ में पकड़े लाल गुलाब को देखती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रेश नजर आ रहे थे। अमायरा खुश थी कि वो पहली बार तंश को रेड रोजेस देने वाली थी।
अमायरा अपने हाथ में पकड़े फूल को देखकर मुस्कुराई जा रही थी। तभी उसके पास किसी का कॉल आया। अमायरा फिर से इरिटेट होकर अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखती हैं, तो इस बार उसकी इरिटेशन गायब हो गई। अमायरा जल्दी से कॉल रिसीव करके अपने कान पर लगती है और एक्साइटेड होकर कहती है, मॉम। तभी दूसरी तरफ से मिसेज जिंदल अमायरा से खुश होकर बोली, अमायरा क्या तुम हमारे साथ शॉपिंग पर चलोगी? मैं और स्माइली तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम कब तक आ जाओगी? पहले तो अमायरा बहुत ही ज़्यादा खुश थी, मगर जैसे ही उसने स्माइली का नाम सुना, उसकी सारी खुशी एक पल में ही गायब हो गई। क्योंकि स्माइली के जिक्र से ही हमारा की आंखों के सामने एक नज़र घूमने लगा, जहां पर बेरहमी से स्माइली को जान से मारा जा रहा था। यही नहीं, उसे कार से ठोकर करने के बाद उसे जिंदा जला दिया गया है। ये सभी दर्दनाक यादें हमारा के जहन में घूमने लगी। तो अमायरा का दिल डर के कारण कांप गया। उसके हाथ से फ़ोन जमीन पर गिरने वाला था, मगर उसने किसी तरह संभाल लिया और फिर बहाना बनाते हुए एकदम से बोली, सॉरी मॉम, वह मैं नहीं आ सकती। उसकी ना सुनकर मिसेज जिंदल ने थोड़ी नाराजगी से कहा, अमायरा क्या तुम सच में नहीं आना चाहती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद नहीं करती? अमायरा जल्दी से उन्हें समझाते हुए बोली, मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली तंश ने मुझे बुलाया है, तो मुझे जाना होगा। मगर मिसेज जिंदल कुछ और ही समझ लेती है। उन्होंने अमायरा को छेड़ते हुए कहा, अच्छा तो वह तुम्हें डेट पर लेकर जाना चाहता है। ओके, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी और स्माइली के साथ शॉपिंग कर लूंगी। तुम जाओ। इतना कहते ही वह बिना आगे अमायरा की बात सुन कॉल कट कर देती है। बेचारी अमायरा डेट के नाम से ही थोड़ा शर्मा गई थी। वहीं दूसरी तरफ मिसेज जिंदल स्माइली के साथ एक बहुत ही बड़े मॉल के अंदर खड़ी थी। मिसेज जिंदल ने फ़ोन काटने के बाद स्माइली को देखते हुए कहा, स्माइली तुम्हारी मम्मा नंबर 4 तुम्हारे डैडी नंबर 4 के साथ डेट पर गई है, इसलिए वह नहीं आ सकती। ये सुनते ही स्माइली का खुशनुमा चेहरा तुरंत ही मुरझा गया। स्माइली की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि एक तो उसके पास अपनी खुद की मम्मा नहीं थी और ना उसके डैडी उसे बताते थे कि उसकी मम्मा कौन है। उसने पहली बार जब अमायरा को देखा था तो उसने उसे अपनी मॉम मान लिया था, लेकिन अब बार बार अमायरा का उसे इग्नोर करना स्माइली को हट कर रहा था। स्माइली अचानक ही रोने लगी और वह बाहर की तरफ भागते हुए बोली, स्माइली को कोई पसंद नहीं करता। डैडी भी हर वक्त डांटे रहते हैं और अब मम्मा नंबर 4 को भी स्माइली नहीं चाहिए। उसे भागते हुए देखकर मिसेज जिंदल परेशान होकर उसके पीछे भागने लगी। स्माइली रुको, स्माइली ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे रुको। मिसेज जिंदल उसके पीछे भागते, मगर स्माइली उनकी एक नहीं सुनती। वो मॉल से निकालकर उसे जहां भी जगह मिल रही थी वो वहां भाग रही थी। मिसेज जिंदल गॉड्स को ऑर्डर देते हुए बोली, जल्दी से स्माइली को पकड़ो। उसके बाद वह हर्ष को कॉल लगाने लगी। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी स्माइली को इस तरह भागते हुए देखकर, क्योंकि स्माइली ने आज तक कभी ऐसी हरकत नहीं की थी। अगर वह रोती भी थी तो सीधा उनके पास आती थी, मगर आज वो मॉल से भाग गई। वही दूसरी तरफ तंश ने अमायरा को एक फार्म हाउस में बुलाया था। ये तंश का अपना खुद का पर्सनल फार्म हाउस था। अमायरा जैसे ही फार्म हाउस के बाहर पहुंची, उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। यह अजीब सी शांति पता नहीं क्यों पर उसके दिल को धड़कने पर मजबूर कर रही थी। उसका सिक्स सेंस उसे कह रहा था, कुछ तो गलत है यहाँ पर। मगर फिर भी उसके होठों की मुस्कुराहट कम नहीं हुई। वह लाल गुलाब को लेकर धीरे धीरे अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाने लगती है। अमायरा ने देखा ये फार्म हाउस आधे से ज्यादा कांच का बना हुआ था, मगर फिर भी वह अंदर कुछ भी नहीं देख पा रही थी। बाहर गेट के पास कुछ गार्ड मौजूद थे, जो दिखने में बिल्कुल रोबोट जैसे लग रहे थे। उन्होंने अमायरा को नहीं रोका, तो अमायरा अपने होठों को चबाते हुए अंदर चली गई। फार्म हाउस के अंदर पहुंचते ही अमायरा आसपास देखने लगती है, पर उसे सिवाय खामोशी के कुछ भी नहीं मिला। अमायरा गुलदस्ते को वही टेबल पर रखती है।
वो चारों तरफ देखकर तंश को पुकारती है, मिस्टर लाइफलाइन, मिस्टर लाइफलाइन वेयर आर यू? मिस्टर लाइफलाइन। अमायरा लाइन को आवाज लगती है, पर लाइन उसे कहीं नहीं दिखा। अमायरा किचन में देखती है, फिर आसपास के कमरों में जब उसे कहीं भी लाइन नहीं दिखा तो वह वापस हॉल में आ गई। उसने इरिटेट होकर कहा, ये मिस्टर लाइफलाइन कहाँ रह गए? मुझे तो बोला था जल्दी आना, अब जब मैं आ गई हूँ तो वह पता नहीं कहाँ चला गया। इतना कहते ही अमायरा हम-धम से सोफे पर बैठ जाती है, मगर तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। यह आवाज कुछ टूटने की थी, तो अमायरा एकदम से अपनी जगह पर खड़ी होकर चौंकते हुए बोली, ये कैसी आवाज है? कहीं मिस्टर लाइफलाइन ऊपर तो नहीं है? अगर ऊपर है तो मैंने आवाज लगाई तो नीचे क्यों नहीं आए? इतना कहते ही वो वहां से जाने लगी, मगर अनजाने में ही उसकी नज़र लाल गुलाब पर पड़ी है, तो वह मुस्कुरा देती है। उसने जल्दी से उन फूल को उठाया और सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर चली गई। अमायरा जैसे ही एक रूम के सामने खड़ी हुई, उसे दोबारा कुछ टूटने की आवाज आई। यह आवाज उसी रूम के अंदर से आ रही थी। अमायरा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तंश अंदर तोड़ क्या रहा है। वह धीरे से अपना हाथ दरवाजे पर रखकर दरवाजे को खोल देती है, तो अंदर का नजारा देखकर चौंक जाती है। अमायरा ने जैसे ही एक कदम रूम के अंदर रखा, उसकी पकड़ उन फूलों के गुलदस्ता पर कस गई। पूरा रूम बिखरा हुआ था, पिलो जमीन पर पड़े हुए थे, मिरर टूटा हुआ था और वहां के सामान भी जमीन पर बिखरे पड़े हुए थे। अमायरा फिर शॉक होकर बालकनी की तरफ देखती है, जहां से धुआं धुआं आ रहा था। जब वो बालकनी की तरफ बढ़ी तो उसे पता चला ये धुआं सिगरेट का था। वो खांसते हुए अपने नाक के पास हवा करती है, फिर अपने मुंह को बंद करते हुए बोली, मिस्टर लाइफलाइन, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज इस सिगरेट को बुझाओ। इतना कहते ही उसने जैसे ही तंश को देखा तो उसका मुंह बन गया, क्योंकि तंश अभी भी लगातार सिगरेट पी रहा था। उसने पलटकर अमायरा को नहीं देखा, तो अमायरा इस बार उसके बाजू को पकड़कर एक छोटे बच्चों की तरह बोली, मिस्टर लाइफलाइन, मुझे सिगरेट के धुएं से प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज उसे बुझा दो। उसकी आवाज इस बार बहुत ही नर्म, प्यारी और स्वीट थी। इतनी स्वीट आवाज सुनकर कोई भी अपना दिल हार बैठे, मगर तंश ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने बेरहमी से अपना हाथ अमायरा के हाथ से छुड़ा लिया। उसने ज्यादा ताकत लगाई थी, जिस कारण अमायरा लड़खड़ाते हुए एक कदम पीछे हो गई। वह हैरान थी, क्योंकि तंश ऐसी हरकत कभी नहीं करता था। उसे तंश में कुछ अजीब सा नजर आने लगा। उसके अंदर बेचैनी ने जगह ले ली और कई सारे सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। वहीं दूसरी तरफ तनिष्क और हर्ष इस वक्त तनिष्क के केबिन में ही बैठे थे। वह दोनों ही साथ अस्पताल में थे और बहुत ही ज्यादा गंभीर नजर आ रहे थे। तनिष्क गंभीरता से सवाल करता है, तंश क्या करेगा? हर्ष इविल स्माइल करके बोला, ये मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तंशवर्धन जिंदल क्या करता है। ये जानना और देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इतना कहते ही वो हंसने लगता है, मगर उसकी हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी। तनिष्क एक पिलो उसकी तरफ फेंकते हुए मुंह बनाकर बोला, हार्टलेस मैन कहीं के, क्या तुमने उसकी कंडीशन नहीं देखी है? तुम्हें अभी भी उस पर हंसी आ रही है? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वह अपने पैर के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। हर्षवर्धन अपनी एक आईब्रो को ऊपर करता है और कठोरता से पूछता है, क्या तुम्हें सिर्फ उसके पैर की चिंता है? क्या तुमने कभी उसका गुस्सा नहीं देखा? हो सकता है वह अपने गुस्से के चलते ही कुछ भी कर ले। दोनों ही एक दूसरे को घर रहे थे, पर दोनों के ही दिमाग में चल रहा था कि आखिर तंश क्या करने वाला है। उसके बाद दोनों सामने टीवी में देखने लगते हैं, जहां पर तंश के फार्म हाउस का ही सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। उसमें तंश और अमायरा साफ नजर आ रहे थे और साथ में उनकी आवाजें भी। दूसरी तरफ केवल जेल से भाग गया था। वह लगातार अमायरा को कॉल कर रहा था, मगर अमायरा उसका कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। तंश के प्राइवेट विला पर पहुंचते ही केवल अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता।
तो केवल ने उन्हें गुस्से में कहा, देखो अभी मुझे अंदर जाने दो। मुझे अमायरा से बात करनी है। मैं उसका भाई हूँ। गार्ड वैसे तो किसी के सवाल का जवाब नहीं देता था, लेकिन जब केवल ने कहा कि वह अमायरा का भाई है, तो उसने कड़क आवाज में कहा, पर मैडम यह नहीं है। वह ताशे सर से मिलने कहीं गई है। ये सुनकर केवल परेशान हो गया। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है वह कहाँ है? गार्ड ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अब केवल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। केवल काफी ज्यादा परेशान था। उसके बाद केवल ने किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, केवल सख्त आवाज में ऑर्डर देते हुए बोला, मुझे जल्दी से पिंक पैंथर का लोकेशन पता करके बताओ। इतना कहते ही वो कॉल कट कर देता है और फिर अपने सर को मसलते हुए बोला, अमायरा तुम पिंक पैंथर हो। ये न्यूज़ किसी को पता नहीं चल सकती और न ही तुम्हारी माफिया होने की बात किसी को पता चल सकती है। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर केवल आगे कुछ भी सोचना नहीं चाहता था, उसने गुस्से में एक जोरदार लात दीवार को मारा। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। केवल जल्दी से उस कार के अंदर बैठकर वहां से निकल जाता है। वही तंज के फार्म हाउस पर अमायरा थोड़ा इरिटेट हो गई थी। तंज के इस तरह सिगरेट पीने से अमायरा ने एकदम से तंज के हाथ से सिगरेट छीना और उसे जमीन पर फेंककर अपने जूते से मसलते हुए बोली, मना कर रही हो इतनी देर से, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? क्यों पी रहे हो इतनी सिगरेट? और तुम्हारी उम्र ही क्या है? इतनी कम उम्र में तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए। क्या तुम्हें पता है इससे कितनी सारी बीमारियां होती हैं? तभी तंज गुस्से में उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखें इतनी लाल थी कि अमायरा के आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला सच और गहरा है। मिलते हैं अगले पार्ट में। 19 मी।